तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में कि क्या है इसका मतलब। तो जनरली ये एक ऐसी मैनेजमेंट की फील्ड है जिसमें हमारा मेन फोकस होता है कि हमने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस की प्लानिंग कैसे करनी है, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, या प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कैसे करना है, या उसमें कंट्रोलिंग कैसे बना के रखनी है। कुल मिला के हमारा प्राइमरी गोल यही होता है कि हमने अपने रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली फिनिश गुड में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। इस चीज़ के बारे में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट बात करता है। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिसमें भी हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो प्रॉपरली क्वालिटी वाला होना चाहिए, स्पीड उसमें मेंटेन होनी चाहिए और कॉस्ट को कंट्रोल करके वो काम होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कुल मिला के इस मैनेजमेंट के अंदर हम प्रोडक्ट के बनाने से लेकर उसकी डिज़ाइनिंग से लेकर उसको मैनेजमेंट करने तक का सारा काम करते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए, क्यों ज़रूरी है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट? सबसे पहले आता है क्वालिटी मैनेज करने के लिए। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि इन क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने हैं। यानी इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें क्वालिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हम क्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात उसमें हमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। नो डाउट हाई क्वालिटी के बेसिस पे आपको थोड़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर उसमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मिल गई तो वो जो रिटर्न भी मिलेगा वो भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अपनी क्वालिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहते हो तो प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास कॉस्ट एफिशिएंसी। कहते हैं कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है, क्वालिटी को मतलब क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डाले बगैर। मतलब क्वालिटी को रिड्यूस किए बगैर, सैक्रिफाइस किए बगैर प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम की जाए, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव माना जाता है। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज़ करना सीख जाओगे और आपकी वेस्टेजेस जो है वो भी मिनिमाइज़ हो जाएँगी और आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो एफिशिएंट वे में कर पा रहे हो। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट एफिशिएंट होना, मतलब आपका डिपार्टमेंट भी कॉस्ट एफिशिएंट माना जाएगा। और ये सब चीज़ें, अगला पॉइंट है आपका टाइमली डिलीवरी। मतलब क्या है इस चीज़ का कि डेडलाइन खत्म होने से पहले-पहले आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास पहुँच जाना चाहिए, ये भी ध्यान प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का रहता है। इसलिए इन्होंने अपने एक डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन किया हुआ है, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स, जिनकी मदद से यानी जिनके साथ कनेक्ट करके जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये ध्यान रखता है कि जो भी प्रोडक्शन है वो टाइमली बेसिस पे हो रही हो और साथ ही साथ डिलीवरी भी प्रॉपर टाइमली बेसिस पे हो रही हो। ठीक है जी? फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। मतलब जैसे-जैसे कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन में कोई बदलाव आता है, मीन्स उनकी नीड्स में कोई बदलाव आता है, उस अनुसार उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें भी अपने टेक्नीक्स में, हमें भी अपनी प्रोडक्शन में, हमें भी अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसे-जैसे चेंजेस चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, कंज्यूमर की नीड्स के अंदर, हमें भी उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में कोशिश की जाती है कि सब चीज़ें फ्लेक्सिबल पहले ही रखी जाएँ ताकि टाइमली बेसिस पे उन्हें मोल्ड करना आसान हो जाए। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब देखो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में इन्वेंटरी कंट्रोल का कंसेप्ट भी आता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कभी भी किसी मैनेजमेंट में कोई एक्सेस स्टॉक या फिर अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए। मतलब एक लिमिटेड स्टॉक होना चाहिए आपके पास, जो एक मतलब जो आप कह लो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक आपके पास हमेशा रहना चाहिए। ये नहीं कि जब ज़रूरत है तब है नहीं, या जब ज़रूरत नहीं है तब बहुत ज़्यादा रखा हुआ है आपने अपने पास। तो दोनों ही चीज़ें मेंटेन करनी है और दोनों ही चीज़ें मेंटेन तब हो पाएँगी जब आप इसका प्रॉपर रिकॉर्ड और प्रॉपर कंट्रोल कर पाओगे। और बहुत सारी इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है ताकि इन्वेंटरी मैनेज की जा सके। आरओएल, जेआईटी, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो अब आगे डिस्कस करेंगे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब ऊपर भी बात हुई थी कि क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं आपको अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसीलिए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का ये फ़ोकस रहता है कि उनका की ऑब्जेक्टिव रहता है कि रिसोर्सेज़ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है, और ये सिर्फ़ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कहीं न कहीं अपनी वेस्टेजेस को मिनिमाइज़ करना सीख जाओगे या अपनी कॉस्ट को मैनेज करना सीख जाओगे। तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, राइट? देन आता है सस्टेनेबिलिटी। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट का कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का अगर आपने कंसर्न नहीं किया तो हो सकता है वहाँ पे आपकी
कह लो कि कहीं न कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट पे नज़र आए, तो जो कि एक आपकी रेपुटेशन, आपके बिज़नेस की रेपुटेशन के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो इसीलिए जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कुछ ऐसी प्रोडक्शन का ध्यान रखना है, अगर वो मतलब कि एनवायरमेंटल बेसिस पे उस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़ रहा हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो रही हो जिसमें एनवायरनमेंट को ध्यान में ना रखा गया हो, एनवायरनमेंट के जो भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन की जानी चाहिए। ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है? अब मेनली आपका एक क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है आपके फिनिश गुड्स में। आप इस चीज़ से क्या समझते हो? इसमें जनरली आपके फीचर्स और स्कोप कवर किए जाएंगे। तो मेनली इसका मतलब यही है कि देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, या सबसे पहले प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ये कन्वर्जन जो कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लोगे। सारे रिसोर्सेज मतलब जो फिजिकल रिसोर्सेज आप अपनी प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हो, उसको यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन भी तो होने चाहिए ना, यानी ह्यूमन रिसोर्स भी तो होना चाहिए। तो ह्यूमन हो या फाइनेंशियल रिसोर्स हो या मटेरियल रिसोर्स हो, सभी रिसोर्सेज इक्वलाइज करके एक सही बेसिस पे अगर यूटिलाइज किए जाएंगे, तो ही आपका काम या तो ही आपकी जो कन्वर्जन है वो प्रॉपरली हो पाएगी। तो अगर आप रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सभी के सभी रिसोर्सेज में प्रॉपरली क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेशन होनी चाहिए। कन्वर्जन प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेन रोल ही क्या है कि इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलना, यानी एक प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट करना जिसमें हर एक स्टेप में हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ आगे लेके जाया जाए और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी, ये ध्यान में रखा जाता है कि जो भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में काम हो रहा है वो एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए। मींस सारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो जाने चाहिए। मींस कॉस्ट को मिनिमाइज करना आता होना चाहिए, मतलब कॉस्ट मिनिमाइज की हुई होनी चाहिए या लग रही होनी चाहिए, और प्लस प्रोडक्टिविटी भी ओवरऑल इंप्रूव हुई होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि सारा काम एफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें अगर एक प्रोडक्ट बन गया है तो उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट को बनाने का भी काम चल रहा होता है, तो कभी भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं होती। नेक्स्ट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अगर हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर ग्लोबल पर्सपेक्टिव कवर किया जाता है। मींस अकेले इंटरनेशनल सप्लाई नहीं, बल्कि कभी कभार बड़े बड़े एमएनसीज के अंदर आप देखोगे तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स भी हमारे पास कनेक्टेड होती हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब जनरली बात करते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो देखो, स्कोप के अंदर जनरली वो सारे चैप्टर्स आ जाएंगे जो आप आगे डिस्कस करने वाले हो, जैसे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और उसकी डेवलपमेंट करना। तो देखो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि वो कस्टमर की आई कैचिंग के साथ उसको आगे लेके, मतलब ताकि कस्टमर उसको आई कैच कर ले फटाफट और उस चीज़ को जल्दी से खरीद ले। तो ये कोशिश रहती है कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट हो जाए। प्रोसेस डिजाइनिंग, प्रोसेस डिजाइनिंग का मतलब होता है हाउ द प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट। मतलब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो अच्छे तरीके से कैसे करनी है। मतलब ज़रूरी ये नहीं होना चाहिए कि काम पूरा करना है, ज़रूरी ये करना करना है कि काम भी टाइमली पूरा करना है, लेकिन साथ साथ एफिशिएंसी के साथ। मतलब बेस्ट मेथड का इस्तेमाल करके, इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करके और प्रॉपर लेआउट में सारा काम करके ही ये चीज़ें डन हो पाएंगी। कैपेसिटी प्लानिंग, देखो, जब भी आप कोई काम करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी किसी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है। अब आप किसी मशीन पे 50,000 की कैपेसिटी है तो आप उसमें 60,000 यूनिट्स अगर लगा भी दोगे तो भाई साहब वो 10,000 की यूनिट आपके वेस्ट ही जाएंगे, या फिर उसमें गलत यूज़, मतलब या फिर उसका जो वेस्टेज होना शुरू हो जाएगा, मतलब आप कह लो कि सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ की जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हो उसकी कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। मीन्स कोई इक्विपमेंट अगर लगा रहे हो या किसी चीज़ पे कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। ना कम लेबर लगेगी, अगर कम लगेगी तो काम जल्दी नहीं होगा, अगर ज़्यादा लग जाएगी तो आपको लेबर कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने अपनी कैपेसिटी को प्लान करना है। ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में कवर किया जाता है। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। देन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे करनी है, मतलब कब कौन से स्टेप के बाद कौन सी चीज़ आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखने का काम भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में कवर किया जाता है। देन आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस का मतलब है कि जो भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो भी
मतलब प्रोडक्शन फ्लो में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका सही से इस्तेमाल करना है और उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना है और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है ताकि किसी को भी उस चीज़ से नुकसान ना हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का मिसयूज़ ना हो जाए। ठीक है जी। देन इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, ये ऊपर बात हो चुकी है कि क्वालिटी मैनेजमेंट करने का काम भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाकर इन चीज़ों को एश्योर किया जाता है। ठीक है। अब ऊपर वैसे कवर कर दिया गया है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में कौन-कौन से काम होते हैं या क्या-क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो मेरे हिसाब से आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, सारी चीज़ें वही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे एक बार, क्वालिटी मैनेज कैसे करना है, इन्वेंट्री मैनेज कैसे करनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्विस के ऑपरेशंस को संभालना, मैन्युफैक्चरिंग करना या कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में बात करना, प्रोसेस प्लानिंग और उसकी सिलेक्शन करना, लोकेशन और लेआउट प्लानिंग मीन्स कैपेसिटी प्लानिंग और लेआउट का ध्यान रखना। ये सब काम किसके होते हैं, ये सब काम मैनेज करके चलना है, ये सब काम के ऊपर ध्यान रख के चलना है, ये किसके काम है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के। ठीक है जी। अब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जनरली फोकस करता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, यानी अगर ज़्यादातर काम कंपनी के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है तो वो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अगर कंपनी के अंदर ज़्यादातर काम ऑपरेशन से रिलेटेड हो रहा है, मीन्स सर्विसेज द्वारा ज़्यादा, मतलब जहाँ पे सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही हैं, वहाँ पे वो डिपार्टमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट माना जाएगा। लेकिन ऑपरेशन का मतलब अकेला सर्विसेज नहीं होता। अगर आप वहाँ प्रोडक्शन भी कर रहे हो तो वो भी ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो, अगर सर्विसेज में ज़्यादा रोल है पर प्रोडक्शन भी इक्वलाइज़ करके हो रही है, तो वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। लेकिन सर्विसेज पे ज़्यादा रोल अगर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सिर्फ प्रोडक्शन पे लिमिटेड हो, सर्विसेज का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माना जाएगा। देन आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉपरली करना और ऑपरेशन मैनेजमेंट का फोकस होता है कि जो भी काम हम करने वाले हैं उससे हमारे गोल्स अचीव हो जाने चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम इन्वेंट्री कंट्रोल जैसी बातें या क्वालिटी चेक की बातें करते हैं, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करनी है, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कैसे करनी है, इस चीज़ की प्रोसेसिंग करते हैं। और जो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की आउटपुट निकल के आती है वो टेंजिबल गुड्स माने जाते हैं, और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं उसमें टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। बेसिक है, आई होप्स क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ों के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या डिमांड फोरकास्टिंग इसके आगे आता है टॉपिक। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि उन्होंने आगे कहाँ जाना है और क्या करना है, यानी जो भी वो प्रोडक्शन करने वाले हैं उस प्रोडक्शन स्टेप में अगला स्टेप क्या होगा, क्या करना है, किसने करना है, क्यों करना है, कब करना है, इन चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना। यानी कुल मिला के इसके अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि व्हाट इज़ अ विजन, हमारा विजन या मिशन क्या होगा, हमारा स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या रहेंगी आने वाले समय में। जो भी गोल हम सेट करेंगे वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेयरेबल, अडेप्टेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड होना चाहिए। एक्शन प्लान, जो भी हम करने वाले हैं उसके पीछे एक्शन प्लान मीन्स कब उस चीज़ को रेडी करके एक्शन में ले आना है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन, और उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही हो और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग भी प्रॉपरली हो रही हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहीं न कहीं इससे हमें स्टैंडर्ड सेट करने में मदद मिलती है। सेकंड, रिसोर्स एलोकेट करना आसान हो जाता है क्योंकि जब हम प्लान करके सब कुछ चलते हैं तो हमें पता होता है किसमें कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्लान करने से हमें पहले ही रेडी हो जाते हैं, हम प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे चलते हैं जिसमें हमें क्लियरली पता होता है कि आने वाली रिस्क कौन से हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, तो हम प्लान करके प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपने कंपटीशन को भी हैंडल कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैंने अभी बात कर ली, प्रोएक्टिव रह के हम अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। देन आता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग हम अपनी एडवांस में कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर विजन और मिशन क्लियर हो जाता है और स्मार्ट गोल्स रेडी हो जाते हैं तो हर चीज़ का डिसीजन लेना आसान होता है, क्योंकि हर किसी पर्सन को पता होता है कि आगे उसने क्या करना है, फिर उस हिसाब से कोलैबोरेटिव डिसीजन लेना भी आसान रहता है। राइट। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते कैसे हैं, तो उसके 5 स्टेप्स याद रख लीजिएगा। नंबर 1,
गोल सेट करने हैं सबसे पहले, देन उसके बाद एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर लीजिएगा कि स्वॉट एनालिसिस करना है एक बार, देन स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा कि मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मैंने इस हिसाब से आगे बढ़ना है। गोल सेट करके, एनवायरनमेंट एनालाइज करके यानी स्वॉट एनालिसिस करके मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली कि मैं इस स्टेप में आगे जाऊंगा, मतलब मैं 1 बाय 1 क्या करना जा रहा हूँ मैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड देन जब ये चीज़ें पता चल गई कि 1 1 मैंने क्या करना है, अब उस चीज़ को करना शुरू कर दो, मतलब इम्प्लीमेंट कर दो। और जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तो बैठ मत जाना, प्रॉपर इवेल्युएशन टाइम टू टाइम ज़रूरी है ताकि कोई गलतियां अगर हैं तो उसको जल्दी से ठीक किया जा सके, राइट। अब हम बात करने आए हैं डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में। तो देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट करना कि प्रोडक्ट जो हम बनाने वाले हैं उसकी फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है। मतलब एक तरीके से कह लो कि इसमें बिजनेस मतलब ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ही कंसेप्ट है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं क्या वो प्रोडक्शन सक्सेसफुल रहेगी। मतलब प्रोडक्शन तो हम बना लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या उसकी परचेज सक्सेसफुल हो पाएगी, क्या वो कस्टमर की नीड के अनुसार बन भी रहा है, क्या उसकी डिमांड आने वाले समय में और बढ़ेगी या फिर हमें वेस्टेज होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को बनाने से पहले ही अगर आप समझ जाओगे तो डिमांड आपकी ज़रूर मतलब डिमांड मतलब बनाने से पहले ही समझ जाओगे तो आपके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव नज़र ज़रूर आएंगे। अब डिमांड कैसे फोरकास्ट की जा सकती है, उसमें कुछ मेथड्स हैं। तो जनरली वैसे कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। मैं क्वालिटेटिव पे जोर ज़्यादा दूंगा, लेकिन क्वांटिटेटिव भी एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम ट्रेंड्स रेडी करते हैं, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मूविंग एवरेज मीन पिछले कुछ सालों का डेटा ले लिया, पिछले कुछ सालों के डेटा में हमने ये देख लिया कि पिछले कुछ सालों में इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कितनी थी। तो उस हिसाब से मैंने पिछले 5 सालों का डेटा लेकर उसकी एवरेज निकाल दी और उससे मुझे पता चल जाएगा कि आजकल कितनी डिमांड चलने वाली है इस चीज़ की, राइट। ऐसे ही एक्सपोर्टेशनल स्मूथिंग, मतलब ये कुछ मेथड्स हैं जिनमें हम फॉर्मुलेक्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में। देन कुछ कैजुअल मॉडल्स भी आते हैं जिसको रिग्रेशन एनालिसिस भी बोला जाता है। अब ये कह सकते हो कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, यानी सेल और एडवर्टीजमेंट ले लिया। तो सपोज करो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज मैंने किसी प्रोडक्ट को लेके जाना है आगे, उसकी एडवर्टीजमेंट करने वाला हूँ। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अगर मैं करने वाला हूँ, उस एडवर्टीजमेंट का मेरी सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये जब मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिस पे चेक करूंगा तो उसमें रिग्रेशन एनालिसिस आ जाता है। और वही चीज़ इसमें न्यूमेरिकली हमें ये बता देती है कि कितना ट्रेंड बनने वाला है उस चीज़ का। और ऑटोमेटिकली हम ट्रेंड फिट लाइन की मदद से ये काम सारा सीख लेते हैं और कर लेते हैं, राइट। देन आते हैं सीजनल डीकॉम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। मतलब सीजनल डीकॉम्पोजिशन मतलब सीजनल एनालिसिस की आप बात कर लो इसमें। यानी हम इसमें क्या करते हैं, टाइम सीरीज का जो डेटा हमने ऊपर इकट्ठा किया ना, उसको सीजन वाइज बांट देते हैं ताकि सीजनल डिमांड को जज किया जा सके कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर उसकी डिमांड सीजनल है तो सीजनल कितनी डिमांड रहेगी, इस चीज़ को जानने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद आते हैं मशीन लर्निंग मॉडल, जिसमें डिसीजन ट्री का कंसेप्ट आता है। यू नो वेरी वेल डिसीजन ट्री कंसेप्ट क्या होता है। इसमें हम हर एक छोटी छोटी चीज़ को ब्रांचेस में स्प्लिट कर देते हैं। यानी हमारा जो मेन पार्ट है ना, उस मेन पार्ट को आगे ब्रांचेस बना बना के मतलब मतलब कह लो जो जो चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाएंगी ना, उस चीज़ में हम उसको बांटते जाएंगे। मतलब एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है उसको ब्रांच में बना बना के, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ की ब्रांच ओपन कर करके क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं हमारे सामने और उसका कितना इन्फ्लुएंस हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा, उस चीज़ को जज करके जब हम न्यूमेरिकली अपनी वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी उसकी एक्सपेक्टेशंस या उसकी प्रोबेबिलिटी जज करके देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस बनने वाली हैं उस चीज़ को आगे लेके जाने की, तो दैट इज़ कम अंडर डिसीजन ट्री। मतलब आप ये कह लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर चीज़ को लिया, मतलब पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को लिया, उस प्रोडक्ट के साथ मैंने कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी भी ले ली है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है, और मैंने उसको ट्री में बनाना शुरू कर दिया। मीन्स ट्री में मतलब मैंने उसकी जो मेन प्रोडक्ट है उसके क्या क्या ब्रांचेस और क्या क्या चीज़ें आगे आगे हो सकती हैं, मैंने उसकी ब्रांचेस बना के हर पर्टिकुलर ऑस्पेक्ट पे ये देखा कि उसका क्या क्या एनालिसिस किया जा सकता है, और उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी जज करी कि क्या बन सकती है, और फाइनल प्रोबेबिलिटी को आपके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमें यहाँ पे पता चलता है कि क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारे डिमांड की। ये न्यूमेरिकल ही है सारा कुछ। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव बेसिस पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर सर्वे मेथड के बारे में। कंज्यूमर सर्वे मीन्स इसमें कंज्यूमर से हम डायरेक्टली कंज्यूमर से डायरेक्टली डेटा ले लेते हैं। मतलब मैंने जो प्रोडक्ट बेचना है ना,
मैंने ना सीधे कंज्यूमर से जाके पूछना शुरू कर दिया कि आप ये प्रोडक्ट लेना चाहोगे? आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगेगा ये प्रोडक्ट? मतलब जब मैं कंज्यूमर से डायरेक्टली जाके इंटरव्यू करने वाला हूँ या उसका डायरेक्टली सर्वे करने वाला हूँ, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा के या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में पूछ कर, तो दैट इज़ कम अंडर कंज्यूमर सर्वे मेथड, राइट? देन आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। कुछ मार्केटिंग रिसर्चर्स होते हैं जो बहुत इस फील्ड में जजमेंट बहुत आसानी से कर लेते हैं या जिनको बहुत कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो हम ये चाहते हैं कि जिनको एक्सपीरियंस है ना इस फील्ड का, अगर वो हमें कुछ बता रहे हैं तो कुछ सही ही बता रहे होंगे या उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कई बार एक्सपर्ट्स के पास चले जाते हैं और उनके पास जाकर पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या परसेप्शन लगता है आपको कि कंज्यूमर के बिहाफ पर होने वाला है, राइट? देन आते हैं डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड भी एक्सपर्ट बेस्ड मेथड ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्सपर्ट नहीं या एक एक्सपर्ट या जजमेंट की हम बात नहीं करते। इसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स एक साथ पैनल में बैठे होते हैं, उनका एक साथ व्यू पॉइंट क्या बनकर आ रहा है, एक साथ व्यू पॉइंट इकट्ठा किया जाता है और उसके बिहाफ पर यह देखा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। देन आते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये तो बहुत सिंपल है नाम से ही कि इसमें हम इकोनॉमिकली एनालिसिस करते हैं कि जीडीपी क्या कह रही है कंपनी की, सॉरी इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। क्यों सर? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो कोई भी पर्सन उसकी इनकम इतनी नहीं होगी या फिर वो सोचेगा कि यार आज प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादातर हमारी डिमांड कम ही रहती है। तो इसीलिए अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन और बढ़ गई तो कितने चांसेस हैं हमारे इस प्रोडक्ट के बिकने के। या जीडीपी भी डिपेंड करती है या एम्प्लॉयमेंट रेट भी डिपेंड करता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा खरीद ही नहीं पाएंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, राइट? देन आते हैं सेल्स फॉर ओपिनियन मेथड। सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, इसमें ना हम सेल्स मैन रख लेते हैं ना, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के। हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जाके पूछते हैं कि भाई साहब आपको क्या लगता है, आपने तो डायरेक्टली कांटेक्ट किए हैं कस्टमर के साथ, आपको कैसा इंटरेक्शन के बाद लगता है कि कस्टमर के ये पॉइंट होंगे। या फिर हम उनको रख कर कहते हैं कि अब आप एनालिसिस करके बताइए कि क्या व्यू पॉइंट बनने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी प्रोडक्शन की डिमांड को, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट कर लेते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में हम 3 या 4 तरह के सिनेरियोस बना लेते हैं, जैसे कि बेस्ट सिनेरियो हो गया, वर्स्ट सिनेरियो हो गया, गुड सिनेरियो हो गया। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर के कुछ सिनेरियो बना लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। मतलब इस तरीके से मैंने सिनेरियो बना लिए, जिससे मुझे ये होता है कि किस सिनेरियो की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कौन सा सिनेरियो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि हो पाएगा। अगर मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज सिनेरियो ठीक है, तो मैं उस हिसाब से स्टेप मूव ऑन करूँगा। मुझे लगता है कि यार सिनेरियो ज़्यादातर उस चीज़ का है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस सिनेरियो की है जो बहुत वर्स्ट सिनेरियो दिखा रहा है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को नहीं बनाऊँगा। मैं उसकी डिमांड एस्टिमेट कर रहा हूँ कि ठीक है जी, नहीं होने वाला ये प्रोडक्ट आगे कुछ भी, तो हम रहने देते हैं, राइट? तो दिस इज़ कॉल्ड ऑल डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स, राइट? अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास है कि डिमांड फोरकास्टिंग ज़रूरी क्यों है। अभी मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, तो अभी आपको पता चल गया होगा सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए कि प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है, क्यों बनाना है, कितने बनाने हैं, इन सब के लिए। नंबर 2, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट इतने बनाने हैं या इतने बनाने ज़रूरी हैं या इतनी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, तो हमें पता है ना कि कितनी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है एक टाइम पे। तो उस हिसाब से हम कभी भी अपने पास अंडर स्टॉकिंग या एक्सेस स्टॉकिंग नहीं रखेंगे, इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगी उस हिसाब से। देन आता है रिसोर्स एलोकेट करना। अब उसी से लिंक करके चले जाओ कि अगर हमें पता चल जाए कि इतना ही प्रोडक्ट बना, मतलब इतने ही प्रोडक्ट बनाने हैं और इतने टाइम पीरियड में बनाने हैं और इतनी ही डिमांड आने वाली है, तो ऑटोमेटिकली हम उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को पहले ही रेडी रखेंगे और उस हिसाब से ही उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि वेस्टेजेस ज़्यादा ना हो। पॉइंट। देन आते हैं लीड टाइम मैनेजमेंट। लीड टाइम होता है कि जनरली जो जब आपने प्रोडक्ट डिलीवर, मतलब जब आपने ऑर्डर किया और डिलीवर होने वाला है आपको, उनके बीच का डिफरेंस, मतलब हमें कोशिश होती है कि डिलीवरी टाइम कम से कम हो। कम से कम हो मीन्स जब मैंने ऑर्डर किया किसी चीज़ को तो मुझे वो जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए, इस चीज़ की कोशिश रहती है। लेकिन लीड टाइम मैनेजमेंट का मतलब है ये आपके हाथ में तो नहीं है ना भाई, कि आपने ऑर्डर किया तो आपको प्रोडक्ट कितनी बार आने वाला है, रास्ते में कुछ हो सकता है, ये वो चीज़ें। लेकिन ऑन एन एवरेज हमें फिर भी पता होता है कि इतने टाइम पीरियड में प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन उसको मैनेज करने की जब बात आती है ना, तो ये कहीं न कहीं डिमांड फ़ोरकास्टिंग के ज़रिए ईज़ी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि आने वाले समय में डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो हम उस हिसाब से अपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर पहले ही दे के रख लेंगे, ताकि कभी भी हमें लीड टाइम की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए। कॉस्ट मैनेजमेंट। अब
रिसोर्स अच्छे से एलोकेट अगर हो रहे हैं तो बिल्कुल अवेलेबल टाइम पे जो अवेलेबल स्टॉक होना चाहिए वही आपके पास है, एक्स्ट्रा होल्डिंग आपको रखनी नहीं पड़ती, जिसके साथ होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगेगी आपको, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट आप ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हो, कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगी नहीं, तो कॉस्ट मैनेज करना आसान हो गया। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड जब फोरकास्ट कर लेते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड बेसिस पे, तो आप कहीं ना कहीं क्या किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ नए नए डिसीजन लेने की तरफ, कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की तरफ, जिसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बोला जाता है। एंड इसके साथ साथ रिस्क भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि आने वाले समय में मुझे कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होने वाली हैं मेरी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर, कितने इकोनॉमिक चेंजेस होने वाले हैं, कितने अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्रोएक्टिव पहले ही हो जाओगे और रिस्कों को मैनेज करना आपके हाथ में आसान हो जाता है। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको अगर कोई मेथड सेलेक्ट करना है कि कौन सा बढ़िया है, तो आपको ऐसे ही नहीं बता देना कि सर ये वाला मेथड बढ़िया है, ऐसे मत बताया करो। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सा फैक्टर बढ़िया है, और मतलब कौन सा मेथड बढ़िया है। तो आपको चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कौन सा मेथड बढ़िया है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के हिसाब से कौन सी चीज़ सही होगी, टाइम होरिजन के हिसाब से कौन सा बेटर मेथड रहेगा, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज के हिसाब से अलग अलग मेथड इस्तेमाल होते हैं, डिमांड की वॉलेटिलिटी जब चेंज होती है तो उस हिसाब से अलग मेथड लगाए जाते हैं, और डेटा क्वालिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो बस इसी हिसाब से आपको जज करना आसान हो जाता है कि कौन से मेथड को चूज कर लेना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में। देखिए, कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले नंबर पे तो कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है कि इस चीज़ पे फोकस करना, मतलब यू कैन से दैट इट फोकसिंग ऑन optimizing an organization's ability to produce goods or deliver the services efficiently। मतलब कितनी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेसिटी है, कितने प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी है, या फिर कितनी एबिलिटी है उसके पास कि वो उतने मतलब कितने प्रोडक्ट बना सकती है। कितने तो नहीं कहूँगा, मतलब प्रोडक्ट बना भी सकती है कि नहीं बना सकती, चलो अगर बना, ऑब्वियस सी बात है बना तो सकती होगी, लेकिन कितने बना सकती है ये भी देखना ज़रूरी है। तो कुल मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी होती है किसी प्रोडक्ट्स को बनाने की, किसी गुड्स को बनाने की, या अगर वो सर्विसेज का काम कर रहे हैं तो कितनी सर्विसेज उनके पास देने की एबिलिटी है, उस चीज़ को चेक करना, दैट इज कम अंडर कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी प्लानिंग में हम डिटर्मिन करते हैं द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट इज नीडेड टू मीट द करंट एंड फ्यूचर डिमांड। मतलब कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आज मुझे चाहिए ताकि मैं आज की डिमांड भी पूरी कर सकूं और आने वाली चीज़ों की डिमांड भी पूरी कर सकूं, जिससे मेरी कॉस्ट भी बैलेंस हो जाए, जिससे मेरे रिसोर्सेज भी मैनेज हो जाएं और कस्टमर एक्सपेक्टेशन के साथ सारा काम हो रहा हो। अब बात आती है क्यों ये करना ज़रूरी है। मैंने अभी अभी बता दिया, पहले नंबर पे रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाएंगे, राइट। नंबर टू, कॉस्ट एफिशिएंसी, देखा होगा ना कितने सेम सेम पॉइंट्स आ रहे हैं कुछ तो, राइट। देन आते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑफ कोर्स, देखो अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप कस्टमर के ऑर्डर को पूरा कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपके पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर की वो नीड नहीं पूरी कर सकते जो वो चाहता है। लेकिन फिर भी अगर आपने एबिलिटी रखी है इस चीज़ के बारे में, कैपेसिटी प्लानिंग कर ली है पहले ही, तो आप उस चीज़ को मैनेज करके चलोगे कि कभी भी कस्टमर को मना ना करना पड़े। देन आता है, अगर आपकी कैपेसिटी को आप प्रॉपर मैनेज करके चलोगे और टाइम टू टाइम बढ़ाते जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, मैं अभी बता चुका हूँ कि कैपेसिटी प्लानिंग को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना कि आज मेरी कैपेसिटी प्लानिंग इतनी है तो इतनी ही रखनी है, मतलब कैपेसिटी इतनी है तो इतनी ही रखनी है। अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन आपको कैपेसिटी प्लानिंग को कम और ज़्यादा करते रहना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा करते हुए भी बहुत सारे फैक्टर्स का आगे ध्यान रखना ज़रूरी होता है, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स की वजह से आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि इंक्रीज और डिक्रीज की हो सकती है कैपेसिटी प्लानिंग। तो नंबर वन है मार्केट डिमांड। देखिए, मार्केट डिमांड ऑब्वियस सी बात है कि जब कस्टमर डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी प्लानिंग भी, मतलब कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। नंबर टू, अगर डिक्रीज कब होगी, डिक्रीज ऑब्वियस सी बात है जब डिमांड कम हो गई, इतना तो जानते ही हो। ऐसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अगर मेरे पास रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल हैं तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता रहूँगा। लेकिन अगर वहीं पे मेरे सोर्सेज ऑफ रॉ मतलब मेरे पास रिसोर्सेज जो है उसकी स्कार्सिटी है, एनर्जी की शॉर्टेजेस है, लेबर की स्ट्राइक होती रहती है, तो मैं अपना काम प्रॉपर कर नहीं पाऊंगा, तो उसके हिसाब से कैपेसिटी कम रहेगी मेरी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब है कंपनी के पास अगर बिल्कुल प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, मींस प्रॉफिटेबल फाइनेंस है, मींस उसके पास फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है,
वो कभी भी किसी भी मशीनरी को खरीद सकती है, टेक्नोलॉजी को ले सकती है, तो उसकी कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, मतलब वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कंपनी के पास पैसा प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा डेट हाई हुए पड़े हैं, इकोनॉमिकली भी उनके डाउन टर्न्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेलियर उनको फेल करने पड़ेंगे, मतलब कैपेसिटी प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी भी मैंने अभी बताया कि अगर आप बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ जाते हो, मींस अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आपने अपने बिजनेस में ऑटोमेशन ओपन कर ली है, मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपकी मशीनरी बहुत पुरानी है, आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स आपने नहीं करी, तो वहाँ पे आपको उतना ही स्लो काम करना पड़ेगा और आपकी कैपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करोगे, तो सपोज अगर कहीं कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां गवर्नमेंट अपनी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, या जहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल होती हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली आप उस हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपको इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे और उस हिसाब से आप अपने काम को बढ़ाते रहोगे। लेकिन वहीं पे अगर कहीं कुछ ऐसे एरिया है जहां टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा लगते हैं और आपने वहां अपना ओपन कर लिया फेस, और वहीं पे आपने ओपन कर लिया जहां इन्वायरमेंट के लॉ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपना काम उन रेगुलेशंस की तरफ ही देखते रह जाओगे, काम नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कई बार ऐसा होता है कि जब आप मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हो, तो आप बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हो और अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो और अपनी कैपेसिटी बढ़ा के चलते हो। लेकिन वहीं पे अगर कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा होशियार है और बड़ा है और उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो वहीं पे आप दब जाओगे और बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर कॉम्पिटिशन का पड़ गया, तो आपकी कैपेसिटी आप जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं मैनेज कर पाओगे, यानी कम हो जाएगी। राइट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 पार्ट्स के बारे में जानते हो, तो उसमें ग्रोथ स्टेज जो आती है, हम उसमें कहेंगे कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का ही काम करते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टेज मतलब हम वहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम ग्रो हो चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो सब चीज़ें प्रॉफिटेबल है, तो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाएगा, तो हमें उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए कैपेसिटी को कम करते रहना पड़ेगा, या होती जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन, ये तो चलो पहले ही क्लियर है कि सपोज आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है, यूटिलिटीज़ यानी पब्लिक यूटिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई नहीं है, या लॉजिस्टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैपेसिटी प्रॉब्लम में आ जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे ये सब चीज़ें प्रॉपर हैं, तो कैपेसिटी आप आराम से बढ़ा सकते हो, यानी आप अपने काम को आराम से कर भी सकते हो और जल्दी भी हो जाएगा काम। और ऐसे ही 2 और फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है? अब आते हैं कैपेसिटी प्लानिंग करनी क्यों ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट, तो यू कैन स्किप दैट टॉपिक राइट नाउ। पॉइंट इज़ कि प्रोडक्शन सर्विस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें, तो इसमें जनरली क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होती है। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। तो जनरली जो प्रोडक्शन होती है वो जॉब प्रोडक्शन होती है, बैच प्रोडक्शन होती है, मास प्रोडक्शन होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती है। जॉब प्रोडक्शन का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को, मतलब कस्टमाइज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी, मतलब चाहे थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू दी कस्टमाइज वे में बनाना किसी प्रोडक्ट को, मतलब कस्टमाइज करके मीन्स अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड। आप अगर कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो दैट इज जॉब प्रोडक्ट। राइट। वहीं पे अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस टुगेदर, मतलब अगर एक ही तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स को मैं एक साथ ग्रुप में कर दूं, तो वो मेरे लिए बैच प्रोडक्शन हो जाएगी। लार्ज क्वांटिटी अगर मैं बना रहा हूँ किसी एक प्रोडक्ट की और उसको आपस में असेंबल कर रहा हूँ, मतलब सॉरी, बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके अगर मैं कोई एक लार्ज प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दैट इज कम अंडर मास प्रोडक्शन। और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब है अगर मैं नॉन स्टॉप प्रोडक्शन करते ही जा रहा हूँ और मेरी प्रोडक्शन कभी कम नहीं हो रही है, इवन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे वो नॉन स्टॉप प्रोडक्शन यानी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही सर्विसेज, यू नो वेरी वेल, सर्विसेज क्या होता है वो तो आपको पता है कि दीज आर इंटेंजिबल थिंग्स। लेकिन सर्विस डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? सर्विस डिज़ाइन का मतलब है अपनी सर्विसेज को इस तरीके से क्रिएट करना या प्रोवाइड करना या इम्प्रूव करना जो कस्टमर को बहुत अच्छी लग जाए, या कस्टमर ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट हो जाए, या कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। तो कुल मिला के
कोशिश की जाती है कि जब भी हम सर्विसेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें प्रॉब्लम में देती हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखो। जैसे कि इंटेंजिबिलिटी, क्योंकि हम सर्विस दिखा नहीं सकते, तो इसलिए बेशक जो भी काम है वो बोल के ही बताना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। नंबर 2, मतलब विजुलाइज़ करवाना उसको मुश्किल होता है, तो विजुलाइज़ हो सके ऐसी चीज़ तैयार करो। वेरिएबिलिटी, सर्विसेज हर कोई अपनी-अपनी तरफ से देता है, अलग-अलग देता है, तो इसलिए कोशिश करो कि आपकी सर्विस वैसी ही हो जिस तरीके से कस्टमर चाहता है। और इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी मीन्स सर्विसेज को कभी मतलब कह लो कि अलग नहीं किया जा सकता। सेपरेटेबिलिटी मतलब आप कह लो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज ऑफन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब जब जब आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन करोगे उसके साथ साथ सर्विसेज ही दी जाती हैं। मतलब जब आप कोई काम करने वाले हो ना, स्पेशली प्रोडक्शन करने वाले हो, उसके साथ साथ ही सर्विसेज चलती हैं। तो आप इन चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते कई बार। तो इसीलिए कोशिश करो कि जब जब आप कोई मेन काम कर रहे हो, जो जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हो ना आप, उसी के साथ अपनी सर्विसेज का स्टेप रेडी कर लो कि इस स्टेप में हमने ये वाली सर्विसेज को इस तरीके से आगे बढ़ाना है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और पेरिशेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम रहती है कि सर्विस थोड़ी देर के लिए होती है, मतलब इनको हम फ्यूचर पर्पस के लिए रख नहीं सकते। तो कोशिश करो कि कुछ ऐसी सर्विसेज रेडी करो जो एक मेमोरी में रिटेन रह जाएं कस्टमर की। ठीक है, चलिए। तो जनरली अगर हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं या उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आइडिया लेकर आओ उस चीज़ के बारे में। फिर जो आइडिया लेकर आ रहे हो उसको प्रॉपरली चेक करो, प्रॉपरली देखो कि क्या वो मार्केट में चलने वाला आइडिया है। नंबर 3, जब आप देख लिया आपने कि हाँ जी बिल्कुल प्रोडक्ट जो मैं बनाने वाला हूँ बहुत अच्छे से चलेगा आगे, तो मैं कंसेप्ट डेवलपमेंट करूँगा, मीन्स उसकी एक छोटी सी टेस्टिंग करूँगा। उसकी कंसेप्ट टेस्टिंग मीन्स अपने आइडिया को टेस्ट करवाऊँगा। मतलब जो आइडिया है ना, मैं उसका मतलब कुछ आइडिया को टेस्ट कराऊँगा, मीन्स उसके कुछ प्रोटोटाइप बना के कुछ किसी को विजुलाइज़ करवाऊँगा कि देखो जी ये चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, इस तरीके से बनाने वाला हूँ। ये मीन्स एक्सपर्ट्स को रखूँगा ये दिखवाने के लिए कि देखो जी ये चीज़ बनने वाली है, और फिर उसका फीडबैक लूँगा। ठीक है? देन उसके बाद बिज़नेस एनालिसिस करूँगा कि जो भी चीज़ मैं रेडी करने वाला हूँ, जो भी चीज़ मैं देखने वाला हूँ, उसमें मैं ये देखूँगा, मतलब जो भी मैं टेस्ट करवा मतलब आइडिया जो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा या हो गया, तो आइडिया सक्सेसफुल के बाद मैं बिज़नेस एनालिसिस करूँगा कि उस आइडिया को पूरा करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट चाहिए, मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होंगी, वो बिज़नेस एनालिसिस के अंदर हमें रेडी करना पड़ेगा। और देन जब मैंने अपने पॉइंट को विजुलाइज़ करवाने की कोशिश करी, अब मैं उसको प्रोटोटाइप में बदलूँगा। प्रोटोटाइप मतलब होता है एक तरह से सैंपल में बदलूँगा, ये दिखाने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मेरा आइडिया है वो एक्चुअली में देखने में कैसा लगता है या वो है क्या चीज़, वो मैं बता सकूँ। तो उसके लिए मैं कुछ 1-2 प्रोडक्ट रेडी करके उस चीज़ को आगे दिखाऊँगा कि ये देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो ये चीज़ है। ठीक है? देन उस प्रोटोटाइप को डेवलप करूँगा कि चलो जी ये देखो, आप भी देखो, आप भी देखो, आप भी देखो, ताकि ज़्यादातर लोगों को अगर मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो मैं उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकता हूँ। एंड फाइनली जब ये चीज़ फाइनल हो गई कि हाँ जी प्रोटोटाइप अच्छा लग रहा है सभी को, अब मैं उस चीज़ की डिज़ाइनिंग करूँगा, मतलब प्रोटोटाइप को प्रॉपर्ली रेडी करवाऊँगा, मीन्स उसको आगे बढ़ाऊँगा और उसके रिलेटेड बाकी प्रोडक्ट्स को रेडी करने की कोशिश करूँगा। और जब थोड़े बहुत भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, तो अब मैं प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाऊँगा। प्रोडक्ट टेस्टिंग मतलब क्या होता है, फाइनली मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप तक पहुंचाऊंगा, ये कहकर कि देखो जी, मतलब अब मैं टेस्टिंग मतलब एक कह लो पहले स्मॉल नंबर पे, ताकि बड़े लेवल पे अगर आप जाओगे तो रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो कोशिश करो अपने प्रोडक्ट को पहले छोटे लेवल पे जाकर चेक करवा दो कि सब सही है ना। तो अगर कोई गलती होगी तो उसको जल्दी से ठीक करके फिर बड़े लेवल पे अपने आप को कमर्शियलाइज करवा देना। तो वही चीज़ है, मार्केट में टेस्ट करवा के अपने आप को बड़े लेवल पे कमर्शियलाइज करवा देना। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है फैसिलिटी लोकेशन के बारे में। तो जब आप कोई भी चीज़ रेडी कर मतलब जब आप कहीं पे भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए। तो जब आप लोकेशन डिसाइड करना चाहते हो कि मैंने जो प्रोडक्शन करनी है वो कैसी मतलब वो कहाँ करनी है, किस तरह की स्पेस होनी चाहिए, किस तरह की लोकेशन होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स उसके रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब आप लैंड डिसाइड कर रहे हो, जब आप लोकेशन डिसाइड कर रहे हो किसी प्रोडक्शन को मतलब किसी प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहले क्या जो आप लोकेशन लेने वाले हो वो मार्केट के पास है, तभी फ़ायदा होगा। क्या जो आप लोकेशन लेने वाले हो क्या मतलब क्या वहाँ पे लेबर अवेलेबल है? लेबर मतलब जिनको मैं काम पे लगाने वाला हूँ, अगर वही लोग अवेलेबल नहीं होंगे या बहुत दूर रह रहे होंगे,
तो वो मेरे यहाँ काम भी नहीं करने आएंगे, तो मेरे लिए लेबर लेना मुश्किल हो जाएगा, बिना लेबर के काम ही नहीं हो सकता। नंबर 3, जो भी मैं लोकेशन लेने वाला हूँ उसकी कॉस्ट भी तो देख लो भाई, बट पता चले कि आप कॉस्ट ही बियर करते रह गए हो, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग तो वहाँ लेने नहीं आएंगे, प्रोडक्ट आपको ही पहुँचाना पड़ेगा मार्केट्स तक प्रोडक्ट को। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाना चाहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। मीन्स जिन जिन बड़े बड़े ट्रक्स में आपने भेजना है तो ट्रक वहाँ पे आ भी पहुँच भी सकते हो, ऐसा लोकेशन होना चाहिए, राइट। देन आते हैं असेस टू रॉ मटेरियल। किसी भी एरिया में जा रहे हो तो कोशिश करो, किसी भी लोकेशन को चूज़ करने वाले हो तो रॉ मटेरियल वहाँ प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स कोशिश करो कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए कोई एरिया उठा रहे हो तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसी चीज़ का रॉ मटेरियल आपको आसपास मिल रहा हो, तभी फ़ायदा होगा। देन मैंने अभी ऊपर भी एक बात करी थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ एरिया की होती हैं, जैसे कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत होती हैं। तो दोनों चीज़ों को चेक करके उस एरिया में जाओ जहाँ पे गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है, मतलब गवर्नमेंट हमें फ़ायदा देती है, ना कि उस एरिया में चले जाना जहाँ पे रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी प्रॉपर हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मीन्स आप उस एरिया में चले जाओ जहाँ पे यूटिलिटीज़ प्रॉपर है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो रही है, वाटर सप्लाई प्रॉपर है, गैस सप्लाई प्रॉपर है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो आप। तो अगर आप लोकेशन ऐसी ले रहे हो तो आपकी बढ़िया लोकेशन मानी जाएगी। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी ध्यान रखो। कई बार ना नेचुरल डिज़ास्टर किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, अगर आप वहाँ पे चले जाओगे किसी अपनी लोकेशन को लेकर तो वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होने वाला है। ऐसे ही वहाँ उस एरिया में जाओ जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट रखती है, और उस एरिया में जाना चाहिए जहाँ रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है, ठीक है जी। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप लोकेशन डिसाइड कर रहे हो तो आपके माइंड में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए सर? क्योंकि इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। एडवांटेज बता रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि इससे कस्टमर को सर्विस देना आसान हो जाता है और हम टाइमली डिलीवरी दे सकते हैं उसको, क्योंकि इससे कहीं न कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब वहाँ के काम के हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली लोकेशन ली है तो, राइट। हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी तभी ले पाएंगे जब हमें प्रॉपर लोकेशन मिली होगी। अगर हम अपनी लोकेशन में ही उलझे रह जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो दूर की बात है, कंपटीशन हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है? ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप लोकेशन ले रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि लोकेशन की कॉस्ट मैटर करती है, क्योंकि कॉस्ट अगर आपने ज़्यादा ले ली, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा कर दी तो उसका रिटर्न भी तो प्रॉपर होना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा ना। उस लोकेशन में अगर आप चले गए जहाँ डिमांड फोरकास्ट करना काफ़ी मुश्किल है, तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। लोकेशन जब भी ले रहे हो तो एक अनदर प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर मिल पा रहा है हमें कि नहीं मिल पा रहा है। वर्क फोर्स प्रॉपर है मेरे पास, मतलब जो लोग काम करने के लिए चाहिए मुझे, क्या वो मुझे मिल पा रहे हैं? स्पेशली स्किल वर्कर्स मुझे मिल पा रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे वर्कर एक एरिया में रहते होंगे, पर जो मुझे चाहिए क्या उसके हिसाब से वर्कर रहते हैं वहाँ पे? मैं उस एरिया में जाना चाहता हूँ जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी मुझे फेवरेबल है, लेकिन हम अगर उस एरिया में चले गए जहाँ पे रेगुलेशंस ही रेगुलेशन है, टैक्सेशन ही बहुत ज़्यादा होती है, तो हम फँस जाएँगे। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको माइंड में रखकर आपने अपनी लोकेशंस को चूज़ करना है, मीन्स ध्यान रखना है कि ये वाली प्रॉब्लम्स हमें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, इसको कंट्रोल कर लेना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करने आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल? देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो भी रिसोर्सेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मतलब उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए। जो भी मेरे प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, उनको टाइमली बेसिस पे अचीव कर लिया जाए, और जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ मेंटेन रहे। जिस प्रोसेस में ये सब चीज़ें पूरी करी जाती है या जिस टेक्नीक के द्वारा ये काम होता है, दैट इज़ पीपीसी, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जनरली क्या करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल दो चीज़ों को कंबाइन करता है, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस के फ्लो को, यानी सिंपल प्रोडक्शन के फ्लो को बेटर बनाया जा सके और एफिशिएंट बनाया जा सके। इससे और क्या फ़ायदे मिलते हैं या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ का, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बेटरली यूटिलाइज़ करना सीख जाएं। नंबर 2, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बनी रहे, क्योंकि अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम सारा काम करेंगे तो क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स मीट हो जाएं, मींस कोशिश रहती है पीपीसी लेकर आने से कि पीपीसी इसलिए आना चाहिए क्योंकि
अगर हम पीपीसी रखेंगे मींस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करके रखेंगे, तो प्लानिंग अगर प्रॉपर्ली करके रखेंगे तो एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा। उस बेंचमार्क के बेसिस पे अगर हम सारा काम करेंगे तो टाइमली बेसिस पे सारा काम चलेगा और टारगेट भी हमें क्लियर हो जाएंगे कि हमने कौन से अचीव करने हैं। जब क्वालिटी की बात आती है तो कॉस्ट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का काम है कि अगर हम प्लानिंग करके सारा काम पहले ही करेंगे तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। मींस उसके ऊपर जो कॉस्ट भी लग रही है वो भी अगर हमें पहले ही पता होगी कितनी लगनी है, तो हम अपनी कॉस्ट को प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे और अनसर्टेनिटी को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें यहाँ पे मिल रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के मेन एलिमेंट्स क्या हैं या मेन फंक्शंस कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रूटिंग। रूटिंग का मतलब है या राउटिंग का मतलब क्या होता है? पाथ डिटरमिन करना या सीक्वेंस बताना कि मेरा प्रोडक्ट कैसे रेडी किया जाएगा। मतलब एक प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे रेडी किया जाएगा, उसके बारे में बताना, दैट इज कम अंडर रूटिंग। ठीक है जी। शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर टाइमलाइन रेडी करना कि कब कौन सा काम करना है, इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है लोडिंग। लोडिंग का मतलब है कि आपने असाइन करने हैं अपने सारे टास्क। मतलब इन सिंपल टर्म, एक वर्कर को मशीन दे दो या फिर जो रिसोर्सेज जहाँ पे लगने चाहिए उनको वहाँ लगा दो। तो प्रॉपरली क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो टास्क जिस चीज़ का है, जिस जिसके लिए है, जब भी करना है उस समय वो काम हो जाना चाहिए। ठीक है। देन अब ये तो थे प्लानिंग से रिलेटेड एलिमेंट। अब प्रोडक्शन कंट्रोल से रिलेटेड एलिमेंट कौन से हैं? सबसे पहले आता है डिस्पैचिंग। इसका मतलब है कि इनिशिएट द एक्चुअल प्रोडक्शन बाय इशूइंग द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। मतलब जब भी आप कोई डिस्पैचिंग के बारे में बात करते हो तो इसका मतलब है जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन आप करने वाले हो वो ऑर्डर वो प्रॉपर ऑर्डर बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर प्लान्ड शेड्यूल के हिसाब से हो रही है या नहीं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप डिस्पैच करने वाले हो, इसका ध्यान रखना है कि क्या प्रोडक्शन प्लान जो चलाई गई थी, क्या अकॉर्डिंग टू प्लान डन हो रही है वो चीज़। मतलब जो प्रोडक्शन प्लानिंग की गई थी अकॉर्डिंग टू प्लान क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज कम अंडर डिस्पैचिंग। फॉलो अप का मतलब तो चलो वही है। मतलब डिस्पैचिंग जनरली क्या करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई है और अकॉर्डिंग टू प्लान चले, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लेकिन फॉलो अप में हम मॉनिटर करते हैं कि जब वो काम हो चुका है, मतलब फॉलो अप तो चलो देखते रहते हैं कि वो काम हो रहा है अच्छे से कि नहीं हो रहा है, ताकि टाइमली बेसिस पे अगर कोई काम अगर पूरा हो रहा है या हो गया है, तो क्या उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं है। अगर कोई गलती है या कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको टाइमली बेसिस पे एडजस्ट करके अपनी पूरी प्लानिंग को खराब होने से बचा लिया जा सके, इसलिए ये स्टेप ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट थिंग इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट को हर स्टेज पे चेक करते रहना चाहिए ताकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर रहा है कि नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल आखिर में चेक करेंगे कि क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं। हर स्टेप में मेंटेन करके चलना क्वालिटी स्टैंडर्ड को, दैट इज कम अंडर इंस्पेक्शन। क्लियर हो गया होगा? दैट्स ऑल अबाउट। अब हम बात करते हैं कि कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं पीपीसी की। पीपीसी करने के लिए कौन सी ज़रूरी टेक्निक्स होती हैं? नंबर वन आता है EOQ, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आगे पढ़ोगे इसके बारे में वैसे तो, लेकिन जनरली ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि मतलब मेरी ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। मतलब एक ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है जहाँ पे मेरी ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक बराबर हो जाए। मतलब जहाँ पे मुझे ना ऑर्डर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही हो और ना होल्डिंग कॉस्ट, मतलब इन सिंपल टर्म दोनों मिनिमम किस लेवल पे मुझे लगने वाली हैं। मतलब ना बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों ही कॉस्ट ज़्यादा ना लग रहे मुझे, एक ऐसा लेवल दैट इज कम अंडर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स EOQ। तो EOQ एक ऑर्डर साइज़ है मेरा, कि मैं कितना ऑर्डर ऑर्डर करूँ, मतलब कितना सामान ऑर्डर करूँ सो दैट मुझे ऑर्डर कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे, मुझे होल्डिंग कॉस्ट यानी उसको रखने की कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे। राइट, उसके लिए एक फॉर्मूला है। आप सभी इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, मुझे पता है बहुत ईजी है वैसे। मतलब इसका फॉर्मूला है मतलब रूट के अंदर आपने लिखना है 2AO डिवाइडेड बाय C, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट इन टाइम टेक्निक। ये सारी चीज़ें आगे वैसे डिस्कस होने वाली हैं, चलो एक बार इसमें देख लेते हैं कि जस्ट इन टाइम क्या है। एक ऐसी इन्वेंट्री स्ट्रेटजी है जिसमें हमें जब ज़रूरत है हम तभी अपने प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश रखते हैं। मींस एक्स्ट्रा हमारे पास कोई क्वांटिटी हम नहीं रखते।
यानी इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। तो जस्ट इन टाइम का मतलब है जब ज़रूरत है तब उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, जब ज़रूरत नहीं है तो तब वो प्रोडक्ट नहीं बनाएं, ऐसी कोशिश रहती है। ठीक है जी। देन आता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? सीक्वेंसिंग क्या करती है? सीक्वेंसिंग जनरली हर प्रोडक्शन एक्टिविटी को अरेंज करने में हमारी मदद करती है, यानी कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में आएगी इसके बारे में हमें बताती है। तो सीक्वेंसिंग के बेसिस पे हमें एक आइडिया हो जाता है कि कोई चीज़ मतलब मतलब हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ को पहले रखना है कौन सी चीज़ को बाद में, या कौन सी चीज़ पहले करनी पड़ेगी या कौन सी चीज़ बाद में होनी चाहिए या होगी, उसका पता चल जाता है। तो सीक्वेंसिंग ज़रूरी नहीं है कि पहले बाद में ही हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सर्विस पहले आई है मतलब जो चीज़ पहले है उसको पहले कर लो। ठीक है जी। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है जिस चीज़ में सबसे कम समय लगने वाला है उसको पहले कर लो, या अर्लीस्ट ड्यू डेट। इसका मतलब है कि जो चीज़ पहले जिसकी ड्यू डेट आने वाली है उसको पहले पूरा कर लो। तो सीक्वेंस में हमेशा पहले किसको रखना है उसके लिए एक कुछ टेक्निक्स हैं कि जो पहले आई थी उसको पहले रख लो, या फिर जो जिसकी ड्यू डेट पहले ख़त्म होने वाली है उसको पहले रख लो, या फिर सीक्वेंस में उसको पहले रख लो जिसका शॉर्टेस्ट टाइम है, यानी जिसको जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। अगला आता है कैनबन सिस्टम। 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि विजुअली इट इज़ अ विजुअल शेड्यूलिंग मेथड दैट इज़ यूज्ड टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द वर्क बाय सिग्नलिंग डिमांड एंड कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री लेवल। यानी एक्चुअली में ना ये एक विजुअल सिस्टम है, यानी एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, एक कह लो मतलब एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जिसमें हमें क्लियरली जब भी एक लिमिट हमने रखी होती है उस लिमिट के बाद अगर हमारा कोई काम होने वाला है या हो रहा है, यानी अगर एक लिमिट प्रोडक्शन लेवल की जो लिमिट है अगर उससे बाहर हम चले गए, यानी ये हमें उसी समय बता देता है कि इन्वेंट्री लेवल के बाहर अगर हम चले गए जो हमने इन्वेंट्री लेवल सेट किया था तो उसी समय सिग्नल हमें मिल जाता है इसकी टेक्निक के ज़रिए, जिससे हम अपनी इन्वेंट्री लेवल को टाइमली बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, और उससे हमारी प्रोडक्शन भी कभी भी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है जी। देन आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। तो मेथड स्टडी जनरली कोशिश की जाती है कि एक प्रोडक्ट मतलब क्योंकि एक काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं तो उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा होना चाहिए इस चीज़ को डिसाइड करने का काम मेथड स्टडी के अंदर होता है। नंबर 2 टाइम स्टडी, मतलब किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए या होना चाहिए उस चीज़ को डिटर्मिन करने का काम टाइम स्टडी का होता है। ठीक है जी। अब देखिए लास्ट टेक्निक आती है सीपीएम एंड पर्ट। तो पहले नंबर पे क्रिटिकल पाथ मेथड, ये आगे आपको नेटवर्क एनालिसिस में भी काम आने वाला है कि जो क्रिटिकल पाथ मेथड हमारी एक टेक्निक होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यूज़ की जाती है या प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ पे जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो हमें पता होता है। मतलब इसमें जो भी मतलब इसमें टाइम की ऑलरेडी सर्टेनिटी होती है कि कितना समय लगेगा प्रोजेक्ट को अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट करने के लिए। और जो इसमें क्रिटिकल पाथ होता है वो हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जो हमें कम से कम समय में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है जी। क्रिटिकल पाथ एक तरीके से सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जो हमेशा हमें कम से कम समय में प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है उसमें हमारी मदद करता है। तो कुल मिला, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये टेक्निक भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही इस्तेमाल की जाती है, बट ये तब इस्तेमाल होती है जब प्रोजेक्ट का पूरा करने का जो टाइम होता है वो हमें क्लियर नहीं होता कि कितने समय में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इसमें हम 3 तरह के एस्टीमेट बना के चलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बारे में, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली। कि मतलब आप ये कह लो मिनिमम कितना कितना समय लगेगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब मिनिमम टाइम कितना ज़रूरी चाहिए हमें, पेसिमिस्टिक टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, और मोस्ट लाइकली मतलब दैट टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड इन द केस जब आपको कोई इशू नहीं होता है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है किसी भी केस में। और एक और टाइम होता है वैसे एक्सपेक्टेड टाइम, पर वो इसमें नहीं आता, बट वो तब अराइज होता है जब आपको कोई लगता है कि कोई इशू आ सकता है। जनरली 3 ही होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। इज दैट क्लियर? तो दीज 3 आर ऑल अबाउट, मतलब दीज आर द ऑल टेक्निक जो आपकी पीपीसी करने में आपको मदद करती है, मीन्स प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करने में आपको मदद करती हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होती है। देखो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एक्चुअली में एक चैलेंज होता है कि हमने अपने टास्क को किस तरह से सीक्वेंस में बांटना है।
मतलब अगर मैंने किसी मशीन पे किसी टास्क को मतलब कोई टास्क अगर मैंने किसी मशीन पे करना है तो कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। अगर मैंने कोई प्रोडक्शन फ़्लो बनाया है तो उस फ़्लो में कौन सी चीज़ पहले जाएगी, कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मतलब इस चीज़ को डिटरमिन करने का जो चैलेंज होता है वो हमारा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम माना जाता है। तो कुल मिला के आप ये कह लो कि इसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि सबसे बढ़िया सीक्वेंस क्या बनेगा जिससे मेरी कॉस्ट भी कम लगे, मेरी क्वालिटी भी मैनेज रहे और मेरे रिसोर्सेज भी बेस्ट एफिशिएंट यूज़ हो जाए उनका। तो जनरली इसमें हमें कुछ फीचर्स का ध्यान रखना है जैसे कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आप किसी सीक्वेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम को कहाँ रखना चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका ड्यू टाइम देखो कितना है। मतलब हर जब भी आप सीक्वेंस बना रहे हो ना, या तो ड्यू बेसिस पे बनाओ कि किसको पहले रखना है किसको बाद में, मतलब जिसका समय जल्दी खत्म हो रहा होगा उसको पहले जल्दी कंप्लीट करो, राइट। प्रायोरिटी बेसिस पे देखो, या फिर प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पे, मतलब अलग अलग फीचर के बेसिस पे अलग अलग सीक्वेंस आप कोशिश देखो कि किसको पहले देना है किसको बाद में देना है। सेकंड, मशीन एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट। हमेशा जब सीक्वेंस दे रहे हो तो इस हिसाब से भी देना सीखो कि मशीन की कोई लिमिटेशन तो नहीं है हमारे ऊपर, कोई रिसोर्स की लिमिटेशन तो नहीं है हमारे ऊपर। ये ना हो कि जो काम इतने ज़रूरी नहीं थे उसको पहले रख लिया और कर लिया, और बाद में पता चला जब इंपॉर्टेंट काम करने थे तो मशीन ने जवाब दे दिया या रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नंबर थ्री, प्रीसीडेंस रिलेशनशिप। प्रीसीडेंस रिलेशनशिप मीन्स एक जब भी सीक्वेंस बना रहे हो ना, ये ध्यान में रखो कि जो काम करने वाले हो क्या उससे पहले कोई काम लिंक तो नहीं हो रहा था। मतलब एक काम के बाद दूसरा काम उसके साथ लिंक होता है कई बार, तो ये ध्यान में रखो जो काम किसी लिंकिंग प्रोसेस में है, तो जो प्रोसेस में जो लिंकिंग काम है उसमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है उसको रखकर उसके साथ जो लिंकिंग काम है वो उसके पीछे ही होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंस जो है वो बनी रहे, लिंक्ड वर्क जो है वो एक दूसरे से दूर ना हो जाए। बैच प्रोसेसिंग। कई बार जॉब्स को हम बैच में डिवाइड कर देते हैं, तो इसीलिए जो सीक्वेंस प्रॉब्लम है उसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि बैच वाइज अगर सीक्वेंस बना रहे हो तो भी हमें ध्यान रखना है कि कितना बैच होना चाहिए, मतलब कितना बड़ा बैच एक टाइम पे मतलब कितना बड़ा बैच एक टाइम पे सीक्वेंस में आ सकता है। मतलब कितनी चीज़ें एक बैच में हम डालकर अपना सीक्वेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। बैच कितने साइज़ का होना चाहिए। फिर आता है ड्यू डेट एंड डेडलाइन। जब भी सीक्वेंस प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है ड्यू डेट। तो हमेशा ये चेक करो कि जब भी सीक्वेंस बना रहे हो किसी चीज़ का या किसी टास्क को सीक्वेंस में लेके आना है कि पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा, तो डेडलाइन बेसिस पे ध्यान रखो कि जो काम सबसे पहले ज़रूरी है, जिसकी डेडलाइन बस 2-4 दिनों में आ रही है, उसको पहले करोगे या जो 10 दिन के लिए अभी पड़ा हुआ है उसको पहले करोगे। मतलब 10 दिन बाद खत्म होना है तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले खत्म होने वाला है, जिसकी वैलिडिटी बहुत कम है, हम उसको पहले करेंगे, राइट। देन आता है सेटअप टाइम। ज़रूरी ये भी होता है कि कहीं ये ना हो आप उस काम को पकड़ने लग गए जिसको सेटअप करने में ही बहुत टाइम लगने लग गया है, बाद वाले काम बेचारे उसी की आस में वहीं पे वेस्ट हो गए रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं सेटअप टाइम को देखकर भी हमें ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस कैसे करना है। मतलब सीक्वेंस में वो हमेशा वही चीज़ पहले होनी चाहिए जिसमें सेटअप करने में टाइम टाइम कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे और ज़्यादा वेस्टेजेस ना हो किसी भी रिसोर्सेज की। नेक्स्ट आता है डायनामिक एंड स्टैटिक। देखो डायनामिक मतलब होता है जिन कामों को लगातार हम करते रहेंगे। मतलब एक कह लो, एक होते हैं ना स्टैटिक काम जिनका पता ही है कि करने ही है वो काम, वो कभी चेंज ही नहीं होने। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो डायनामिक जॉब्स होती हैं, जो नई नई जॉब्स होती हैं, वो हर समय तक बदलती रहती हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो बदलती रहती हैं, ठीक है। और कुछ स्टैटिक सीक्वेंसेज होते हैं जिनके बारे में हमें पहले ही पता होता है कि ये जॉब मतलब ये टास्क इतना इतने काम का है, मतलब ये टास्क इतने समय का है, इसके ऊपर इतना टाइम लगेगा। तो कई बार सीक्वेंस अगर आप डिटरमिन कर रहे हो ना, तो ये ध्यान में रखो कि जो जो जॉब्स आपको पता है कि ऑलरेडी उसके बारे में आइडिया है कि उसके ऊपर कैसे टाइम लगाना है, कितने रिसोर्सेज लगने हैं, उसको उस हिसाब से मैनेज करो जिस हिसाब से नई जॉब पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी नई जॉब के सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटीज। सीक्वेंस प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ये कॉम्प्लेक्सिटीज वाली प्रॉब्लम है, जिसमें कई बार हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है कि कई बार अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो उसको बाद में समझ पाना उतना ही मुश्किल लगता है। तो कोशिश करो कि सीक्वेंस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को थोड़ा-सा मैनेज करके चलो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर सीक्वेंस बढ़िया होगा तो यही कॉम्प्लेक्सिटीज़ दूर करने में हमारी मदद हमें मिलेगी। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। ये मैं पर्ट और सीपीएम के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आई होप आप उसी में से समझ लोगे। और
इसमें नेटवर्क एनालिसिस का मीनिंग एक बार समझ लीजिएगा कि उसमें कंडीशंस कौन कौन सी हैं, एक बार वो देख लीजिएगा कि सीपीएम की कंडीशंस कि क्रिटिकल पाथ मेथड कब बनता है या पर्ट कब बनता है, इसके बारे में ज़रूर एक बार रीड आउट करके जाइएगा। चलिए जी, और पर्ट और सीपीएम के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सीपीएम क्या है, कट ऑफ, ओ सॉरी, इसका मेन फोकस क्या होता है, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, और पर्ट का मेन फोकस होता है प्रोबेबिलिस्टिक टाइम। देखो, जो सीपीएम है यानी क्रिटिकल पाथ मेथड है, वो टाइम और कॉस्ट के बीच में ट्रेड ऑफ करने में काम आता है। यानी कॉस्ट कैसे, मतलब कॉस्ट और टाइम के बीच में ट्रेड ऑफ बना के रखना, बैलेंस बना के रखना, उसमें काम आता है। बल्कि जो हमारी पर्ट वाली टेक्निक है वो हमें प्रोबेबिलिस्टिक टाइम यानी एक्सपेक्टेड टाइम्स के बारे में बताती है। सीपीएम के अंदर जो प्रोजेक्ट की नेचर होती है वो रूटीन होती है, रूटीन प्रोजेक्ट्स हम हैंडल करते हैं। पर्ट के अंदर ज़्यादातर नए प्रोजेक्ट जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं पता होता, जिनकी टाइम की वैलिडिटी नहीं पता होती, वो हम उसमें करते हैं। सीपीएम के अंदर जो एक्टिविटी ड्यूरेशंस होती हैं वो डिटर्मिनिस्टिक मतलब पता होती हैं, और पर्ट के अंदर प्रोबेबिलिस्टिक मतलब अभी अनसर्टेन होती हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्टेडली उसको देखते हैं। सीपीएम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट और टाइम दोनों को मिनिमाइज करना। पर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोजेक्ट के टाइम और उसकी अनसर्टेनिटी को कम करना। सीपीएम जनरली डिटर्मिनिस्टिक नेटवर्क, जहाँ पे आपको पता है कि क्लियरली मुझे प्रोजेक्ट का पता है कि हर स्टेप में कैसे कैसे टाइम लगेगा, कितना कितना समय लगेगा, कैसे कैसे सीक्वेंस बनेगा, हम उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं। पर पर्ट के अंदर हम ज़्यादातर वो नेटवर्क यूज़ करते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। सीपीएम के अंदर यानी क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर एस्टिमेशन जो होता है वो सिर्फ एक बार लगाया जाता है, और एक बार में ही टाइम पता कर लिया जाता है क्या हो सकता है। बल्कि दूसरी तरफ पर्ट के अंदर 3 तरह के एस्टिमेट लगाए जाते हैं, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, और एक नॉर्मल विदाउट इश्यू कितना समय लग सकता है। एप्लीकेशंस, सीपीएम ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने वाली चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग में या मेंटेनेंस के काम के लिए। बल्कि जो पर्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस में काम आती है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है आगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसका पता नहीं होता कब कोई नई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाए, और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पता नहीं कब कौन सा नया प्रोडक्ट सामने आ जाए, उस केसेस के अंदर। क्लियर हो गया होगा? चलिए, अब हम बात करने आने वाले हैं यूनिट नंबर बी के बीच में, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस। देखिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट को डिलीवर करना, कस्टमर तक पहुंचाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। बल्कि अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें भी यही चीज़ होती है कि एक प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरर की प्लेस से कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाना। लेकिन नॉर्मली जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है ना, वो फोकस करता है ट्रांसपोर्टेशंस के ऊपर और डिलीवरी प्रोसेस के ऊपर। उसे कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट बना कैसे है। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम प्रोडक्ट बनने से लेकर, बनाने से लेकर, तैयार करने से लेकर उसको पहुंचाने तक सारे काम करते हैं। ठीक है जी। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इन बिटवीन आता है हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। इज ए क्लियर? देन आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जनरली ये ध्यान रखता है कि राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्लेस मतलब राइट पर्सन को क्या मिल जानी चाहिए, उसकी अपनी चीज़ मिल जानी चाहिए। सप्लाई चेन का मेन फोकस होता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और कोशिश करना कि पूरी सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेशन बनी रहे। बल्कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का मेन फोकस होता है ऑपरेशनल फोकस, जो उनका होता है वो होता है अपने गुड्स के फ्लो को मैनेज करना, ताकि सप्लाई चेन कभी भी बीच में से टूटे ना या कभी भी खराब ना हो। सप्लाई चेन के मेन कंपोनेंट्स, प्रिक्योरमेंट भी आ जाती है इसके अंदर, प्रोडक्शन की प्लानिंग भी आ जाती है, इवन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी सप्लाई चेन में आ जाता है, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट भी सप्लाई चेन में आ जाता है। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जनरली सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में आप कह सकते हो वेयर हाउसिंग भी आ जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम आ जाता है, और ऑर्डर फुलफिलमेंट के काम्स आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बाद टाइम के बारे में, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि चेन उतनी ही बड़ी होती है, और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट क्योंकि उसका सब पार्ट है और छोटी चेन होती है, इस वजह से इसका टाइम भी थोड़ा कम लगता है। इज ए क्लियर? नॉर्मली आपको लर्न हो गया होगा जो मैंने बताई चीज़ें। अब मैंने लॉजिस्टिक का मतलब तो बता दिया, अब इसके कंपोनेंट्स की तरफ एक बार ध्यान दीजिएगा कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एज यू नो वेरी वेल, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ लॉजिस्टिक। बिना बिना ट्रांसपोर्टेशन के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कुछ है ही नहीं। एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, आपके एक सामान को
आपके कस्टमर तक मतलब एक प्लेस से लेकर दूसरे कस्टमर तक पहुंचाता है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे वेज आ जाते हैं, जैसे रोड के ज़रिए, रेल के ज़रिए, एयर के ज़रिए, सी के ज़रिए। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट आप वो अपना ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड कर सकते हो, जो आपको बढ़िया भी लगेगा, टाइम बेस भी होगा, मतलब टाइम एफिशिएंट भी होगा और आपको प्रॉफिटेबल भी लगेगा, राइट। स्टोरेज, अब स्टोरेज इसका सेकंड कंपोनेंट है, जिसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि जनरली जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, वो रेडीली अवेलेबल रहे, और कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो उसी के हिसाब से अपने कस्टमर को प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। इस अब देखिए, इसमें ज़रा 3 तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे मटेरियल हैंडल करने का काम आता है। इसके अलावा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब स्टॉक लेवल में बैलेंस कैसे बना के रखना है, ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग को रोकना कैसे है। वेयर हाउस मैनेजमेंट का मतलब है कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो आपने अपने सामान को वेयर हाउस में रख लेना है, ताकि वो लंबे समय तक आपके पास सेफ एंड सिक्योर रहे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका अलग अगला एक कंपोनेंट है। मतलब इसमें क्या होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लो गुड्स का होता है। मतलब कस्टमर तक या रिटेलर तक हम इस सामान को पहुंचाते हैं। मतलब जब स्टोरेज करने के बाद हमारा मेन मकसद होता है कि हमने अपने गुड्स को आउटबाउंड फ्लो करना है। मीन्स टू से दैट इसमें हमने मतलब इसमें हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है या रिटेलर तक कैसे पहुंचाना है, टाइम टू टाइम उस चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं। मतलब इसके अंदर हम जनरली ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, और लास्ट माइल डिलीवरी यानी डिलीवरी के आखिरी स्टेप का जो काम होता है वो इसी के अंदर किया जाता है। और जनरली यही एक डिपार्टमेंट है जो सबसे क्लोज कनेक्टेड होता है, किसके बेसिस पे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे, टाइमली डिलीवरी करने के बेसिस पे। देन आता है लॉजिस्टिक प्रोवाइडर इज अवर फोर्थ कंपोनेंट। इस ये मतलब ये हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स होते हैं जो हमें स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर हमारे पास नहीं है ना सर्विसेज, तो कुछ और पर्सन्स होते हैं जो हमें लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कुछ एक्स्ट्रा पर्पस के लिए। जैसे कि 3PL और 4PL। 3PL मतलब द मैनेज मतलब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर लॉजिस्टिक्स आप कह सकते हो। लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स आप कह सकते हो इसको। यानी इट मैनेजेस द स्पेसिफिक ऑपरेशंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन। जो थर्ड पार्टी वाले होते हैं वो जनरली ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रहे होते हैं और वेयर हाउसिंग का काम दे रहे होते हैं। और जो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पूरी सप्लाई चेन को देख रहे होते हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन, सॉरी, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या फेस कर सकते हो? ट्रांसपोर्टेशन का डिले होने का डर रहता है, ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है, कभी भी अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया या ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग गई या फ्यूल वगैरह ज़्यादा लग गया, लेबर ज़्यादा लग गई, या फिर कभी भी कोई खराब रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा लग गई, तो उस केस में ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैलेंजेस, वेयर हाउस कभी कभार बीच में पानी चला गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे वेयर हाउस की प्रॉब्लम हो सकती है, या एक्सेस स्टॉक अगर आपका पड़ा होगा वो ख़राब हो गया तो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इनएफिशिएंट वेयर हाउस, कभी कभार वेयर हाउस की ही कमी हो सकती है कि वेयर हाउस ही ना मिले टाइम पे हमें। लास्ट माइल डिलीवरी इशू, क्योंकि हम बिल्कुल क्लोज कनेक्टेड होते हैं आपके कस्टमर के, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उतना ही हम लीनियंट होकर वो काम करने लग जाएं और उसमें हमारी इनएफिशिएंसीज हो जाएं। सप्लाई चेन डिस्रप्शन, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सप्लाई चेन भी खराब हो सकती है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कई बार बिल्कुल लास्ट में होने की वजह से हमें टेक्नोलॉजी का पता तो चल जाता है पर उसको अडॉप्ट करना उतना ही मुश्किल लगता है। तो कई बार इसलिए जब अडॉप्टेशन होती है टेक्नोलॉजी की तो उसको हम समझ नहीं पाते या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम जल्दी से क्रैक नहीं कर पाते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का ये जो काम है कहीं ना कहीं क्लोजली कनेक्टेड होता है। तो जितनी जल्दी कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है उतना क्लोजली लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को पता चलता है, लेकिन उस चीज़ को मैनेज कर पाना और उनकी डिलीवरी को हर समय पर पहुंचाना और राइट पर्सन को पहुंचाना और राइट प्लेस पे पहुंचाना, ये काम लॉजिस्टिक का होता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब डिमांड बढ़ती है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। वो हमने मीनिंग तो पढ़ लिया, अब इसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रोसेस के बेसिस पे, पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे और एक्टिविटी के बेसिस पे। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे अगर हम बात करें, सप्लाई चेन में मेन पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? सप्लायर होते हैं जिनसे हम सामान लेते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं जो सामान बनाते हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक एज अ इंटरमीडिएरी सामान को डिलीवर करते हैं, होलसेलर जो बल्क में सामान मैन्युफैक्चर से खरीद लेते हैं और बाद में स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देते हैं, रिटेलर
जो फाइनल लिंक सप्लाई चेन का जोड़ते हैं और डायरेक्टली होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर कस्टमर को बेचते हैं, और कस्टमर एज अ फाइनल यूज़र जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है और यूज़ करता है। इज ए क्लियर? देन उसके बाद आते हैं प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। ये देखा जाता है कि डिमांड कितनी है, डिमांड फोरकास्टिंग का काम होता है, उस हिसाब से गोल बना लिए जाते हैं और फिर अपनी सप्लाई चेन नेटवर्क को उस हिसाब से शुरू कर लिया जाता है। नंबर 2, फिर हम अपने मटेरियल को मंगाने जाते हैं। मतलब जब प्लानिंग हो गई तो कितना मटेरियल मंगवाना था ये हमने देख लेना है। मींस इसमें हम सप्लायर की सिलेक्शन करते हैं, कौन सा सप्लायर हमारे लिए बेस्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेगोशिएशंस करते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो, और कोशिश करते हैं कि बढ़िया रॉ मटेरियल हमें क्वालिटी वाला जिससे मिल रहा हो उसी चीज़ से हमने वो चीज़ लेनी, मतलब उसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारा मेन फोकस होता है कि सोर्स ऑफ मटेरियल पे ध्यान दिया जाए। देन जब हमने सोर्स ऑफ मटेरियल ले लिया, यानी पता कर लिया कि मटेरियल कहाँ से मंगाना है और कौन सा क्वालिटी मटेरियल मंगवाना है, सप्लायर अच्छा मिल गया, देन उसके बाद मैन्युफैक्चर करना है। मींस रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास, तो फाइनली हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। मींस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इसमें हमने ये ध्यान में देना होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस बना रहे, प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ सारा काम किया जाए और प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो रही हो। मींस टू से दैट सारे रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करके ही हमने सारा काम किया हो। फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा काम होता है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अपने प्लेस से कस्टमर की प्लेस तक को अपने सामान को लेके जाते हैं। मींस डिलीवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर की हेल्प से हम अपने कस्टमर तक वो सारा सामान टाइमली बेसिस पे पहुंचाते हैं, जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कवर किया जाता है। एंड फाइनली अगर इन केस कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम कई बार क्या कर लेते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमें रिटर्न भी कर सकते हो। तो कई बार अगर कोई सामान हमें रिटर्न आता है तो उसको हैंडल करने का काम भी किसका होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है। और आखिरी स्टेप में यही काम वो करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट यूजेबल नहीं है तो उसको रिसाइकल कैसे करना है, ये काम इसमें देखा जाता है ताकि इन्वायरमेंट को कोई हार्म भी ना हो। फाइनली एक्टिविटीज़ कौन सी कवर की जाती हैं। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम एक्टिविटीज़ जनरली सबसे पहले प्लानिंग की कवर करते हैं। एक्टिविटीज़ मतलब क्या कर सकते हैं हम, ये अब मैं वो नहीं बता रहा, प्रोसेस नहीं बता रहा। एक्टिविटीज़ कौन कौन से काम करते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। हम प्लानिंग करते हैं किस चीज़ की, कि रिसोर्सेज किस तरीके से लगाने हैं, डिमांड फोरकास्टिंग की प्लानिंग करते हैं और सप्लाई चेन को बेटर कैसे बनाया जाए और स्मूथ कैसे बनाया जाए, कोऑर्डिनेट कैसे करा जाए, या फिर बेटर रिलेशनशिप कस्टमर से कैसे बनाए जाएँ, ये सब चीज़ों की प्लानिंग हम इसमें करते हैं। नंबर 2, मैंने अभी बताया डिमांड फोरकास्टिंग इसी के साथ कनेक्टेड कर सकते थे अगर आप करना चाहते हो तो। देन परचेज़। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परचेज़ करना भी एक काम ही होता है, एक एक्टिविटी ही है। क्योंकि परचेज़ जब तक रॉ मटेरियल करोगे नहीं, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को बना नहीं सकते, तो इसीलिए परचेज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और एक्टिविटी ऑफ द सप्लाई चेन। देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि कस्टमर की नीड बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू उनके अपने मतलब बिहेवियर की वजह से, एटीट्यूड की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि उसके प्रोडक्ट उसके नीड के अनुसार प्रोडक्ट को बदलते रहना है और उसकी नीड के अनुसार उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है जो उसको चाहिए। तो इसीलिए नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी एक्टिविटी जो है वो इसमें करी जाती है। मतलब एक्टिविटी मीन्स इनोवेशन का काम भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही देखा जाता है अगर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है तो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम तो चलो देखते ही हैं हम इस केस में, कि इन्वेंट्री ओवरस्टॉक या अंडरस्टॉक ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। मींस कंट्रोल कैसे करके रखना है, उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं। जीआईटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसी टेक्निक्स जो हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम मतलब जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने या कंट्रोल करने का काम करते हैं। देन पैकेजिंग भी हम एक एक्टिविटी है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कवर की जाती है। मतलब पैकेजिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को इतने अच्छे से सेफ्टी के साथ अंदर पैक करना है ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्रोडक्ट ना टूटे। मींस उसकी पैकेजिंग की अगर पैकेजिंग ब्रेक हो गई तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बीच में जो होगा वो भी टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो सिक्योर हो और अट्रैक्टिवली पैक किया गया हो, ताकि अट्रैक्टिवली पैक हुई चीज़ कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है, ज़्यादा खींचती है। देन आते हैं रिटर्न मैनेजमेंट। क्योंकि हमने ऊपर रिटर्न वाला प्रोसेस पढ़ा ना, तो इसीलिए रिटर्न को मैनेज करने के लिए भी एक एक्टिविटी रखी गई है, एक पर्सन्स रखे गए हैं कुछ, जो क्या करते हैं, कस्टमर के रिटर्न को हैंडल करते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट को मतलब अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो उसको रिप्लेस करने का काम करते हैं, और अगर कोई रिपेयर का काम है तो वो भी इसी में देखा जाता है। कुल मिला के इसमें कस्टमर को सेटिस्फाइड प्रॉपरली किया जा सके, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑर्डर फुलफिलमेंट।
अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ऑर्डर ही मतलब ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब है कि ऑर्डर आएगा तो ही तो आप प्रोडक्ट डिलीवर करोगे ना। तो ऑर्डर को मैनेज करने के लिए भी, मतलब किसी ने ऑर्डर डाला है तो उसको रिसीव करना, उसको चेक करना, या ऑर्डर ट्रैकिंग का जो काम है वो समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या टाइमली डिलीवरी हुई है ऑर्डर की कि नहीं हुई है, ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ देखी जाती हैं? ऑर्डर फुलफिलमेंट के पॉइंट में अंदर देखी जाती हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सपोज करो मैंने डिमांड गलत फोरकास्ट कर दी, तो वहाँ पे सब कुछ गलत हो जाएगा आगे, राइट? सपोज करो सप्लायर रिलायबिलिटी इशू, मैंने जिस सप्लायर को चूज़ करा उसने मेरे साथ या तो कम रॉ मटेरियल भेजा या क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल नहीं भेजा, या फिर कह लो कि एक ऐसा डेटा भेज मतलब एक ऐसी चीज़ भेज मतलब कह लो ऐसा रॉ मटेरियल भेज दिया जिससे मतलब जिसको मैं सही इस्तेमाल नहीं कर पाया और मेरी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैलेंजेस, माना कि आपके पास टेक्निक्स काफ़ी होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, पर इतना आसान नहीं है कि हर एक टेक्निक को इस्तेमाल कर पाना और समझ, और स्पेशली उस टेक्निक को समझ के कर पाना कि उस टेक्निक का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन डिले, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आता है तो ट्रांसपोर्टेशन का डिले भी एक इसमें इशू रहता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, को बहुत सारी कंपनी को होता है कि यार जो काम हम चल रहा है ना अब उसको कॉन्टिन्यूसली चलते रहने देना चाहिए, चेंज नहीं करना है, पर कॉन्टिन्यूसली आपको पता है टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है। तो अगर आप उसको अडेप्ट नहीं करोगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपको और सारी कठिनाइयाँ महसूस फील करनी पड़ जाएं। यानी आपको इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट लगती है ना, उसको बियर करने में काफ़ी डर लगता है, इसलिए आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते। ग्लोबल सप्लाई, कुछ बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? ग्लोबल रिस्क। कहीं न कहीं कि ग्लोबल सप्लाई चेन अगर बनाई है तो इंडिया में तो ठीक है हम सँभाल लेंगे, पर बाहर जो हमारे होलसेलर्स और रिटेलर्स बैठे हुए हैं, जो बाहर की सप्लाई चेन हमने बनाई हुई है ग्लोबल बेसिस पे, उसमें अगर ब्रेक हो गया तो उसमें कैसे हम मैनेज करेंगे, उसको कैसे सँभालेंगे? तो ये एक डर रहता है हमारे अंदर। और रेगुलेटरी और कंप्लायंस इश्यू तो चलो है होता ही है कि जहाँ पे भी हम कोई मतलब काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कह लो या कोई हम मतलब बाहर सामान भेज रहे हैं तो वहाँ के रेगुलेटरी लॉज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा, कस्टम एंड ट्रेडिशंस हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, स्पेशली एनवायरनमेंट पे फोकस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हमें फ़ाइन लग जाए, हो सकता है हमारी प्रोडक्शन डिले हो जाए और हो सकता है हमें हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है। इज़ दैट क्लियर? सो ऑल दीज़ आर द मेजर इश्यूज़ ऑफ द सप्लाई चेन। अब हमारा टॉपिक आता है इन्वेंट्री फंडामेंटल्स और उसके मैनेजमेंट, यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड टॉपिक है थोड़ा सा, जिसमें कुछ आपसे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं 5-5 नंबर के बेसिस पे। तो जनरली इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल दैट अ बिजनेस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक ऐसा स्टॉक जो कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है ताकि वो प्रोडक्शन के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सके। मतलब स्टॉक मतलब कह रहे इन्वेंट्री का मतलब है कि सामान गुड्स और सर्विसेज का स्टॉक रखना, गुड्स और मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखना, जिसको हम आने वाले समय में प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली इन्वेंट्री होनी क्यों चाहिए या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना क्यों चाहिए? इन सिंपल टर्म, तो देखो कस्टमर की डिमांड, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है, उसको मटेरियल चाहिए, उसको प्रोडक्ट चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर हमारा स्टॉक आउट हो गया, तो उसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाएँगे, तो जिससे वो डिससैटिस्फाई हो जाएगा, हो सकता है हमारी कंपनी में दोबारा आए ही ना वो। तो ऐसा हमारे लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि उसको सैटिस्फाई किया जाए। प्रोडक्शन प्रोसेस, कभी भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कंटीन्यूअस फ्लो रखना चाहते हैं, तो इन्वेंट्री मैनेज करोगे तो ही वो बन पाएगा। सीज़नल डिमांड, आपको नहीं पता सीज़नल बेसिस पे कब किस चीज़ की डिमांड कितनी ज़्यादा हाई हो जाए, तो फ्लक्चुएशंस जो आती है ना सीज़नली वैसे, उस चीज़ के लिए आपको अपना इन्वेंट्री मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पीक पीरियड में इन्वेंट्री अगर मैनेज होगी, तो ही डिमांड फुलफ़िल हो सकती है। सप्लायर वेरिएबिलिटी देखो, सप्लायर कब बदल जाए आपको नहीं पता, तो इसलिए अगर आपने अपने स्टॉक को प्रॉपर्ली मेंटेन करके पहले ही रखा है तो 1 मिनट के लिए आप ये सोचो कि सपोज आज मैंने स्टॉक मंगवा लिया, कल को सप्लायर मेरा नाराज़ हो गया और मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब मुझे ये डर है कि कब कहाँ से मैं वो मंगाऊंगा सारा सामान, लेकिन जब तक मैं ढूंढना चाहता हूँ तब तक मेरे पास सामान है, तो पिछला काम तो रुकेगा नहीं ना, मैंने जो सामान मंगाया वो तो मेरा चलते रहेगा, क्योंकि मैंने इतना सामान मंगा लिया है कि जब तक मैं दूसरा सप्लायर ढूंढूंगा तब तक मेरा काम इधर से चल सकता है। तो इसीलिए अगर आप इन्वेंट्री मैनेज करके चलोगे तो कभी भी कोई सप्लायर के इश्यू आ जाते हैं तो आपको उसको फेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि आप इन्वेंट्री अगर अच्छे से मैनेज करके चलोगे तो उसमें टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा।
अब कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या मतलब है इसका? कि सफिशिएंट गुड्स आपके पास होने चाहिए आपकी आपके गोडाउन के अंदर, सो दैट कभी भी कस्टमर अगर आपसे कुछ सामान लेना चाहता है तो आप कभी भी उसको ये मत कहो कि सर ये चीज़ नहीं है हमारे पास। उससे वो डिससैटिस्फाई फ़ील करता है, तो इसीलिए इन्वेंट्री को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल करना ज़रूरी है तो उसके लिए कुछ टेक्नीक्स दी गई हैं जिसमें आरओएल आता है। सबसे पहले आरओएल यानी रीऑर्डर स्टॉक लेवल आता है कि व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी आती है जिसको ईओक्यू भी बोलते हैं, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है ताकि होल्डिंग और ऑर्डर कॉस्ट को मैनेज किया जा सके। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अप टू हाउ मच टू स्टॉक, मतलब कितना स्टॉक, सब ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक मंगवाना है अपने पास। मिनिमम एटलीस्ट कितना स्टॉक आपके गोडाउन में होना चाहिए। एवरेज मतलब स्टॉक नॉर्मली नॉर्मली आपके पास ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक रहता है या रहना चाहिए। डेंजर लेवल स्टॉक का मतलब है कि इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपके पास कितना स्टॉक मैनेज मैनेज करके रखना है आपने। और बफर स्टॉक का मतलब है अचानक से अगर डिमांड आ भी जाए तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास जो स्टॉक आपने इन्वेंट्री मैनेज करके रखनी है, उसमें हमारा बफर स्टॉक टेक्निक हमारी इस्तेमाल होती है। तो रीऑर्डर लेवल अगर आप निकालना चाहते हो तो जनरली दो फॉर्मूले हैं, लेकिन आप इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो जितनी ज़्यादा कंजप्शन है, जितना ज़्यादा रीऑर्डर पीरियड है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आरओएल मिल जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी में हम ईओक्यू निकालते हैं, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे हमें ऑप्टिमल ऑर्डर पता चल जाता है कि कितना हमने देना है अपने सप्लायर को, जिससे हमें अपनी कैरिंग कॉस्ट भी कम लगेगी और हमारी ऑर्डर कॉस्ट भी कम लगेगी। कैरिंग कॉस्ट में जनरली हमारी सारी वो आ जाती हैं कॉस्ट, मतलब कह लो स्टोरेज कॉस्ट आ जाती है, ऑब्सोलेंस कॉस्ट आ जाती है, मतलब जो एक सामान को रखने से रिलेटेड है। लेकिन जो कॉस्ट में ऑर्डर वर्ड आ गया कि ये ऑर्डर के लिए लगी है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने करी थी ऑर्डर पर्पस के लिए, तो वो ऑर्डर कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर कॉस्ट में भी आपको ये ध्यान देना है। ठीक है जी। तो कुल मिला के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारा फोकस होता है कि एक ऐसा ऑर्डर देना जिसमें हमें कॉस्ट होल्डिंग है या कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों की दोनों कम लग रही हो, मिनिमम लग रही हो। देन आता है मिनिमम स्टॉक लेवल, उसको निकालने का फॉर्मूला है आरओएल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम अगर आप निकालना चाहते हो तो ऊपर वाले फॉर्मूले में बस आर ओ क्यू साथ में ऐड कर देना, जो आपने मिनिमम में पढ़ा ना, आरओएल माइनस एवरेज कंजप्शन। तो आरओएल प्लस आर ओ क्यू ऐड कर देना और साथ में एवरेज की बजाय मिनिमम वाला वर्ड लगा देना। देख लो एक बार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एवरेज का मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल का जो आंसर आया है उन दोनों को ऐड करके जो डिवाइड बाय 2 करके आएगा वही आपकी एवरेज माना जाएगा। अगर आप डेंजर लेवल निकालना चाहते हो तो जो आपके पास एवरेज कंजप्शन पड़ी है उसको आप अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा लीड टाइम कंजप्शन है, मतलब इमरजेंसी पीरियड के लिए अगर आपकी कंजप्शन है, उसके साथ आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो कि इमरजेंसी परचेज मुझे कितने दिन की चाहिए, उसको एवरेज कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मेरे लिए डेंजर लेवल का आंसर आ जाएगा। इज ए क्लियर? तो आई होप आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब JIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम, मैंने पहले भी बता दिया कि दिस इज एन इन्वेंट्री सिस्टम विच मीन्स जीरो इन्वेंट्री इन द स्टॉक। ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, जीरो इन्वेंट्री होती है इसके अंदर। मतलब मटेरियल तब ही खरीदा जाता है जब एक्चुअली प्रोडक्शन करने की ज़रूरत होती है हमें। मतलब प्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड, जब एक्चुअली में ज़रूरत होती है सिर्फ तभी बनाया जाता है। और प्रोडक्ट डिलीवर टू कस्टमर ओनली व्हेन दे वांट, और तभी डिलीवर किया जाता है कस्टमर को जब वो चाहता है। मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास कोई इसमें चीज़ें नहीं होती। मतलब इसको हम डिमांड पुल या पुल थ्रू सिस्टम भी बोलते हैं। डिमांड पुल मतलब जब डिमांड आएगी, और पुल थ्रू मतलब तब पुल करेंगे। ठीक है जी। इसमें जनरली हम क्यों करते हैं ये काम, ताकि इन्वेंट्री हमारे पास जितनी, मतलब हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखना ही नहीं चाहते। मतलब हम चाहते हैं कि जब आए, जो जो चीज़ आएगी तब हम करके दे देंगे। एफिशिएंटली फोकस्ड, इस चीज़ से हम अपने डिले होने से बचाते हैं, यानी जब कस्टमर आएगा तब उससे डिमांड, जब उससे ऑर्डर लेके उसका ऑर्डर बना देंगे, बात ख़त्म। डिमांड ड्राइवन, वही बात है कि प्रोडक्शन इसमें बड़ी क्लोजली डिमांड से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो डिमांड एक्चुअली में कस्टमर को चाहिए होती है हम उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले बना के नहीं रखा होता। एंड क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम एट अ टाइम उसकी डिमांड को समझकर वो काम कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी और अच्छी होने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें आता है टू बिन सिस्टम। क्या होता है, देखो हर एक बिन को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। स्मॉलर पार्ट टू स्टॉक क्वांटिटी इक्वल टू मिनिमम स्टॉक, एंड अदर पार्ट टू कीप द रिमेनिंग स्टॉक। मतलब जो सबसे कम पार्ट होता है ना आपकी पूरी क्वांटिटी का, स्टॉक क्वांटिटी का, जो
उसको मतलब उसको मिनिमम स्टॉक के बराबर रखा जाता है, और जो बाकी हिस्सा होता है उसको रिमेनिंग स्टॉक मान लिया जाता है। मतलब ये इतना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मीनिंग ज़रूर देख लीजिएगा इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं लीड टाइम क्या होता है। देखिए, लीड टाइम इज़ द टाइम दैट टेक फॉर अ न्यू ऑर्डर टू बी डिलीवर वंस इट हैज़ बिन प्लेस्ड। मैंने कोई ऑर्डर दिया, अब मुझे वो ऑर्डर कितने दिनों में मिलेगा, कितने दिनों में वो ऑर्डर मेरे पास डिलीवर होगा, उस टाइम पीरियड को हम लीड टाइम बोलते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दैट इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर और एक्चुअली रिसीव द ऑर्डर। आपको कब मिल रहा है और कब आपने ऑर्डर प्लेस करा, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जिसको आपको मैनेज करना ज़रूरी है। अब देखिए, इसके बाद आते हैं सेफ्टी स्टॉक के बारे में। सेफ्टी स्टॉक नाम से क्लियर कर देता है कि एक एडिशनल स्टॉक आपके पास होना चाहिए जब भी आपको लगता है कि कभी भी डिमांड बढ़ सकती है, अचानक से आपके सामने कोई सडन डिमांड आ सकती है, तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास हमेशा सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। मतलब कभी भी आप स्टॉक आउट ना हो जाओ, उससे बचने के लिए अगर कभी भी आपको बफर स्टॉक की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास होना चाहिए, ताकि कभी भी कस्टमर को ऐसा ना लगे कि वो आपसे कोई एक उम्मीद लेकर आया था और आपने उसकी उम्मीद को पूरा नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं होल्डिंग कॉस्ट। अब ये मैंने वैसे भी बताया था आपको, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि एक जो मटेरियल है उसको रखने के लिए आप मतलब जहाँ पे भी रख रहे हो वहाँ रखने के लिए भी आपको कोई कॉस्ट तो देनी पड़ रही होगी। जैसे रखने की कॉस्ट यानी स्टोरेज कॉस्ट, और स्टोरेज जो सामान रखा हुआ है वहाँ पे उसके लिए उसका इंश्योरेंस भी करवाया होना चाहिए, तो इंश्योरेंस कॉस्ट लग सकती है। वो सामान ख़राब हो सकता है, पुराना हो सकता है, ऑब्सोलेट हो सकता है, तो ऑब्सोलेंस कॉस्ट लगती है। या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर मैं उस सामान को सपोज़ करो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, अब वो सामान पड़ा पड़ा मुझे कोई रिटर्न तो दे नहीं रहा, लेकिन अगर वही सामान मैंने कम खरीदा होता, पूरा इस्तेमाल हो जाता, तो बाकी के बचे पैसे मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता था और वहाँ से मुझे रिटर्न मिल जाता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लग रही है वो भी मुझे यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आप यहाँ पे ऐड करोगे अगर आप होल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो। जनरली इसमें स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर की जाती है, और इसको कैलकुलेट करना तो आपको नॉर्मली अपने न्यूमेरिकल्स के ज़रिए समझ में आ ही जाता है। देन अगर हम बात करते हैं पेनल्टी कॉस्ट के बारे में, तो ये जो हमारी कॉस्ट है जनरली तब होती है जब बिज़नेस फेल हो जाता है अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी के पास यानी बिज़नेस के पास सफिशिएंट इन्वेंट्री नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं कस्टमर की डिमांड अगर पूरी ना हुई तो बिज़नेस अगर फेल हो गया तो उसको स्टॉक आउट कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी, पेनल्टी कॉस्ट उसको फेस करनी पड़ेगी। तो जनरली इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं सफिशिएंट इन्वेंट्री नहीं है और आपने अपनी कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं करी, तो सेल्स लॉस्ट हो जाएंगी, इवन कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मैनेज करने की कॉस्ट है स्टॉक को वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, मीन्स आप अपने काम में कभी कभार डिस्टर्ब्ड हो जाओगे। इज दैट क्लियर? अब हम इसके बाद जो पॉइंट्स करने वाले हैं दैट इज़ एबीसी सिस्टम। व्हाट इज़ एबीसी सिस्टम? दैट इज़ एक अपना एबीसी मतलब एबीसी एक कैटेगरी सिस्टम है जिसमें हम अपने मटेरियल को डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से। तो ए कैटेगरी में जनरली हाई वैल्यू आइटम्स आती हैं विद लो कंजप्शन, जिनको बहुत कम कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि इन्वेंट्री का 20% हिस्सा, और बाकी जो 80% हिस्सा मतलब होता है वो जनरली बाकी चीज़ों के लिए चला जाता है। बी कैटेगरी में मतलब आप ये कह सकते हो, मेरी बात सुनो एक मिनट, ऊपर वाले पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ एक बार। हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं जिनमें मतलब जिनकी कंजप्शन बहुत कम की जाती है, यानी कंजप्शन मीन्स मतलब कह लो कि जो इन्वेंट्री के सिर्फ 10 या 20% उसका कंज्यूम किया जाता है और टोटल वैल्यू में उसका 70 से 80% होता है। कंजप्शन सिर्फ 10 से 20% होती है पर टोटल वैल्यू में उसका 70 से 80% होता है। तो मतलब कंजप्शन बहुत कम होती है लेकिन एक तरीके से कह लो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में जनरली मॉडरेट कंजप्शंस आती हैं, मतलब कह लो कि इन्वेंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा 30% कवर हो जाता हो और वैल्यू में 15 से 20% वैल्यू हमें उसकी मिल रही हो। और सी कैटेगरी में अगर हमें टोटल वैल्यू का सिर्फ 5 या 10% मिल पा रहा है और कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो सी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और मेन पर्पस होता है कि हमें जब लगता है कि हमारा सामान इधर उधर हो सकता है, इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज हो जानी चाहिए, तो तब हम ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, आइटम्स की यूजेज के हिसाब से। वीईडी एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल एनालिसिस।
वाइटल एनालिसिस का मतलब है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल आइटम्स है जिनके बिना आप मतलब एसेंशियल आइटम्स बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी आइटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर एक हॉस्पिटल में चाहिए तो वो हमारे वाइटल में आ जाएंगे। एसेंशियल्स का मतलब है इंजेक्शंस वगैरह, अगर आप जैसे नेसेसरी आइटम है कि ज़रूरी है वो भी लगना, तो वो नेसेसरी आइटम में आ जाएगा। और डिज़ायरेबल में आप नीचे देखोगे डेकोरेटिव आइटम्स लाइक पैकेजिंग वगैरह। डिज़ायरेबल मतलब दैट आर नॉट क्रिटिकल, जिसके होने या ना होने से इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब हो भी गए तो भी ठीक है, मतलब ठीक है अपनी खुशी के लिए अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना क्रिटिकल कंसेप्ट नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है कॉन्टीन्यूसली ट्रैक करना अपनी अपनी इन्वेंट्री को, अपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड को, अपनी हर एक ट्रांजैक्शन को कि कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी परचेज हुई हैं, कितनी रिटर्न्स हुई हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें हम इन्वेंट्री अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं और टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने मैनेजमेंट अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। रियल टाइम सेल्स देखते हैं, रियल टाइम परचेज देखते हैं कि कब कितनी हुई है, कितने दिन में कितनी हुई है, कितने महीने में कितनी हुई है और कितनी होनी चाहिए थी। दैट्स ऑल। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परचेज मैनेजमेंट। देखिए परचेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स ऑपरेशनल नीड। अपनी ऑपरेशन नीड को पूरा करने के लिए जब हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को प्रॉपरली प्लान करते हैं कि कैसे मतलब कैसे बनाना है, एक्वायर करते हैं यानी कभी खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको खरीदते हैं, या कैसे मैनेज करना है, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये काम होता है दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट, ओ सॉरी परचेज मैनेजमेंट। तो परचेज मैनेजमेंट में हम जनरली अपने ऑपरेशन नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब सर्विसेज या गुड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्लानिंग, उनकी एक्वायरिंग या उनको मैनेज कैसे करना है दैट इज़ कम अंडर परचेज मैनेजमेंट। तो जनरली इसके अंदर हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे मेन, जो हमारे लिए मेन क्वेश्चन है, जिसमें 5 मेन प्रिंसिपल्स आते हैं, 6 हमारे मेन प्रिंसिपल्स आते हैं। नंबर 1 राइट क्वालिटी। ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो भी आप परचेज कर रहे हो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए और कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसी क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है, यानी कस्टमर की नीड के अनुसार क्वालिटी मैनेज करनी है। राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी मीन्स जितना ज़रूरी है बस उतना खरीदो, मीन्स जो आपकी करंट की नीड को पूरा कर दे और जो चीज़ आपके फ्यूचर की नीड को पूरा कर दे इतना ही खरीदो। ये मत सोचो कि कभी बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे तो शायद वो ना बिका तो वहाँ पे एक्सेस स्टॉकिंग हो जाएगी। तो अंडर स्टॉकिंग और एक्सेस स्टॉकिंग को बचाने के लिए राइट क्वांटिटी का मतलब है उतना ही खरीदो जो आज की ज़रूरत है और जो कल की ज़रूरत नज़र आ रही है बस उतना ही खरीदो। राइट टाइम। हमेशा ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सा सही टाइम होगा आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, ताकि प्रोडक्शन में कोई डिले ना हो जाए और कभी भी कोई शॉर्टेज कॉस्ट हमें फेस ना करनी पड़े। कहाँ से खरीदना है, क्योंकि बेस्ट सप्लायर अगर आपको सही सप्लाई करके देगा और सही क्वालिटी पे सामान देगा तो ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो क्वालिटी सामान आपने लेना है और टाइमली सामान लेना है और अच्छे रिलेशनशिप अगर आपने सप्लायर से बनाने हैं तो राइट सोर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। परचेज मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है कि राइट प्राइस पे ही सामान खरीदना है, मतलब कोशिश करनी है कि सामान जो है, मतलब जो भी आप सामान खरीद रहे हो वो ऐसा खरीदो कि जिसमें प्राइस तो नॉर्मल रखना ही है, लेकिन कोशिश करनी है कि अगर प्राइस आप कम भी कर रहे हो तो क्वालिटी में नेगोशिएट नहीं होना चाहिए, मतलब क्वालिटी नहीं ख़राब होनी चाहिए। मतलब अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो ना प्राइजेस के अंदर तो क्वालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखकर आपका प्राइस राइट माना जाएगा। ठीक है। राइट प्लेस का मतलब है कि जो भी डिलीवरी है उसको राइट प्लेस पे राइट लोकेशन पे देना है, कोई डिले ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ना लग रही हो, तभी आपकी जो प्लेस है वो राइट प्लेस मानी जाएगी। आई होप ये चीज़ अब अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क मेजरमेंट, जो मैंने रीसेंट वीडियो ही डाली है अब आपको लास्ट में, तो आई होप आप वहाँ से समझ चुके होंगे। अगर आपने देख ली है तो प्लीज़ एक बार वहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा इजी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में थोड़ा सा 10 मिनट में बताया है आपको कि क्या है वर्क मेजरमेंट और क्या टेक्निक्स हैं उसकी। अब एक बार ये देख लेते हैं कि मेथड स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मेथड स्टडी हमें फोकस करवाती है पूरी की पूरी प्रोसेस के ऊपर कि कौन से मेथड्स के ज़रिए वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, यानी बेस्ट मेथड कौन सा है किसी भी काम को करने का। मोशन स्टडी का फोकस होता है कि एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसमें से कितना प्रोडक्टिव काम है उसका और कितना अनप्रोडक्टिव काम है, यानी कितनी मूवमेंट उसकी एक हो रही है किसी टास्क के ऊपर।
मेथड स्टडी का फोकस स्कोप होता है प्रॉपरली एग्जामिन करना और वर्क मेथड को इम्प्रूव करना और बेस्ट मेथड चुनना। मोशन स्टडी का कंसेंट्रेट होता है कि फिजिकल मूवमेंट को चेक करना, एनालाइज करना, वर्कर के एक्शंस को चेक करना, ताकि स्पेसिफिक टास्क के ऊपर कितने एक्शंस प्रोडक्टिव हैं और कितने अनप्रोडक्टिव है उस चीज़ को जज करके टाइमली बेसिस पे करेक्ट किया जा सके। मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट रिडक्शन और ओवरऑल एफिशिएंसी। बल्कि दूसरी तरफ मोशन स्टडी का मेन फोकस क्या होता है, फटीग को कम करना, यानी आपकी थकावट को कम करना, अननेसेसरी मोशंस को ख़त्म करना, और अगर टास्क में कोई रिपीटिशंस हो रही हैं उनको देखना। ठीक है जी। लेवल ऑफ डिटेल, अगर हम बात करें जो हमारी मेथड स्टडी है वो हमें हर ऑपरेशन में मतलब हर ऑपरेशंस की एक डिटेल पिक्चर बताती है। जबकि जो हमारे मतलब कह लो कि बिग पिक्चर, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी पिक्चर के हिसाब से मुझे सारा कुछ पता चल जाता है क्या हो रहा है। बट हर मिनट मिनट की छोटी छोटी डिटेल अगर आपको लेनी है तो वो मोशन स्टडी के अंदर ही आपको मिल सकती है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें टूल्स के बारे में, तो मेथड स्टडी में हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, डायग्राम्स यूज़ करते हैं मेथड्स डिस्कस करने के लिए। बल्कि हम मोशन स्टडी में बहुत सारे चार्ट, ग्राफ या वीडियो रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी फिजिकल मूवमेंट्स को जज करने के लिए। ठीक है। अब हम अगर वही लास्ट मोमेंट पे बात करें कि व्हाट आर द टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग द मेथड स्टडी, तो इसमें सबसे पहले फ्लो प्रोसेस चार्ट आ जाता है कि जिसमें हम सारे ऑपरेशंस या सारे इंस्पेक्शंस या सारी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक ही चार्ट के अंदर हम सब चीज़ें बताते हैं कि मेरे ऑपरेशंस का सीक्वेंस क्या है, इंस्पेक्शन कब कब की गई है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, डिलेज कितने हुए हैं, स्टोरेज कैसे बनाई गई है। इन सब चीज़ों को एक ही चार्ट में प्रेजेंट करना, दैट इज़ फ्लो प्रोसेस चार्ट, मतलब प्रोसेस कैसी फ्लो कर रही है। ठीक है। देन आता है फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम का मतलब है कि मटेरियल कैसे मूव कर रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे मूव ऑन कर रही है, जो पीपल्स इधर उधर जा रहे हैं वो किस जगह से क्यों जा रहे हैं और कैसे मूव कर रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। मतलब एक प्रोसेस का एक्चुअल पाथ क्या है वो इसमें बताने की कोशिश की जाती है। देन आता है नेक्स्ट। अब ये देखो, ये फ्लो डायग्राम है लेकिन दूसरा भी फ्लो डायग्राम है, लेकिन उसमें साथ में लिखा है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट का मतलब है कि एक तरीके से डिटेल मूवमेंट बताना कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मतलब एक ऑपरेटर के दोनों हैंड्स की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। मतलब लेफ्ट हैंड से कैसे मूव करता है वो, राइट हैंड से कैसे मूव करता है वो, मींस बॉडी मोशंस किस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं उसके बारे में बताना, उसके बारे में एक डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करना कि डिटेल मूवमेंट्स पता चलें एक पर्सन की, एक ऑपरेटर की, कि उसने जो एक्शंस किए हैं लेफ्ट एंड राइट एक्शंस किस, लेफ्ट एंड राइट हैंड से एक्शन उसके किस तरह से हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल एनालिसिस इसमें बताने की कोशिश की जाती है, ताकि कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रह सके और पता चल सके कि एक पर्सन में कितनी कैपेसिटी है अपने बॉडी मोशंस को हैंडल करके अच्छे से काम करने की। देन आता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में हम जनरली मल्टीपल वर्कर्स की एक्टिविटी को डिपिक्ट करते हैं। मल्टीपल मशीन्स में कितने कितने वर्कर्स ने कितना कितना काम किया है उन चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं। मींस इसमें एक साथ मल्टीपल चीज़ों को हाईलाइट करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि उन दोनों में, मतलब इन सभी में बैलेंस कैसे बना हुआ है और किस तरह से वर्क फ्लो किया जाता है और कैसे कोऑर्डिनेशन मैनेज होती है। तो अब देखिए इसी तरह से आपके बाकी चार्ट्स भी हैं। एक सीमो चार्ट है, एक मैन मैन मशीन चार्ट है। तो मैन मशीन मतलब होता है मशीन और ह्यूमंस के बीच में कैसे मतलब मशीन और ह्यूमंस के बीच के रिलेशन को डिपिक्ट करने के लिए जो चार्ट बनाए जाते हैं, यानी द एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन एंड द मशीन ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब जो एक्टिविटी एक ह्यूमन ने करी है और जो मशीन्स इस्तेमाल हुई हैं उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शंस रहे हैं, कैसे प्रोसेस फ्लो करी गई है और कैसे दोनों में रिलेशनशिप बने हुए हैं, उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए जो चार्ट होता है उसको मैन मशीन चार्ट बोला जाता है। इसी तरीके से आपके बाकी चार्ट्स भी हमने बात की डिस्कस करे हैं, और एक आधा और है जिसको हम चेक शीट भी बोलते हैं, बहुत सिंपल है, एक बार इसको देख लीजिएगा। दैट्स ऑल।